जो जितना भी मार्शार खानी है यहाँ की इंतज़ामिया खा ले, पता लगे जब बाहर पहुँचे तो फ़ारूक साहब को सबने पकड़ा हुआ हो कि ये क्या हुआ। तो बच्चों हो गया बच, बच्चों को भगा तो नहीं दिया? ठीक है, उन्होंने कहा जी अब आपको नहीं पता हम किस। तो वो असल में पहला दिन तो वो आपको पता है थोड़ा सा वहाँ पे मामलात भी फंसे हुए होते हैं। अभी निकलते भी वो 2-3 बच्चों ने पकड़ लिया, फिर 3 बच्चों ने तो साथ साथ वॉक की। मैं कहा जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, चलते रास्ते में बात करते हैं। तो 3 बच्चों को एक एक करके रास्ते में बातें करते करते यहाँ पहुँचा। और यहाँ भी मुझे था कि पिछली क्लास ख़त्म हुई होगी, अगली क्लास में अभी आप शिफ्ट हो रहे होंगे, थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो ये सफ़ेदी भी थोड़ी सी पक्की होना शुरू हो जाएगी। पर हमें नहीं लग रहा था कि हम इस हालत में भी पहुँचेंगे। और पहले दिन माइंड बनाया हुआ था कि छत ना भी हो और ये काले रंग की भी हो तो भी हम कुछ रोशनियाँ लगा के कम से कम क्लास कर लें। ये इत्तफाकन हमें दूसरे कैंपस की वजह से 2 दिन पैच मिल गया कि वो दूसरा जो मेन कैंपस है वहाँ कुछ चीज़ें अभी उस तरह से रेडी नहीं थी। इधर तो हम करने लगे थे, हम तो सुबह पैगाम भी भेज दिया था, ख़वातीन को पैगाम भेज दिया था कि जी अब जो है ना बस गुजारा करना है, इस वक्त ये हफ्ता निकाल लें, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। तो 2 दिन सब्जेक्ट लगाना है, वो उसका क्या है? नहीं ये यही लगाना है ना। बड़ी क्यूट सी क्लास है, ऐसे ही देखें फ़ौरन से नज़र आ जाते सारे। ठीक है, बस हमारा हॉल लेट हो गया तो बस क्लास को ब्रेक लगानी पड़ गई, 2-3 दिन की बात। हाँ नहीं तो उनको हॉल में ले जाके क्या करना है, ये जो है ना बस इतनी। आज भी बच्चे ठंडे हैं। हाँ नहीं असल में बात ये है कि मुझे लिटरली लग रहा था कि यहाँ पे लड़ाई चल रही होगी। वो बाहर एहतियातन फोल्डिंग वगैरह ना, मैंने इनको सुबह कॉल की, मैंने कहा भाई एहतियातन फोल्डिंग रख दीजिएगा, चूँकि वो एडमिशन पहले हो गए, बाद में जब कुर्सियाँ रख के देखा तो ज़रा थोड़ा सा मामला ख़राब हो रहा था कि कुर्सियाँ कम आ रही थी, एडमिशन ज़्यादा। तो वो फिर उन्होंने कहा सर वो असल में आहिस्ता आहिस्ता ना हॉल की तरफ लेके जाना है। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा फिर बच्चों को आपने फेस करना है, मैं बस आऊँगा। तो वो इन्होंने बड़े हिम्मत से आज जो है ना बच्चों को फेस किया। लेकिन मुझे बच्चों पे भी फ़ख्र है कि अभी भी हमारे पास कुर्सियाँ खाली हैं। तो हमें अपने एडमिशन बंद नहीं करने चाहिए थे। हम जो है ना मेरे ख्याल में अब दोबारा से शुरू कर देते हैं एडमिशन। 7 वाला हॉल भी हमारे पास आ जाएगा, तो 7 वाले हॉल में तो अच्छा आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये भी मेरी तरह चल के आ रहे होंगे। अच्छा ये इन्होंने रास्ते में पानी पीने रुक गए होंगे। ठीक है जी, तो सीलो कौन पढ़ता है? सीलो पढ़ने वाला पेपर ही नहीं है हमारे सारे सब्जेक्ट्स के। जब मैं स्टैट देखता हूँ ना तो एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट नज़र आता है, वाहिद सब्जेक्ट जहाँ ऑनलाइन एडमिशन फिजिकल से ज़्यादा है वो सीलो है। यानी बच्चों को लगता है कि ये तो ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए। मतलब अगर वाकई आपको ऐसा लगता है तो ये भी इजी है। यानी कि लोगों के ज़हन में इतना लेयर है इसको लेके कि ठीक है सीलो है, सीलो तो ऑनलाइन हो सकता है। इवन बीलो में 30% है फिजिकल का, 30% ऑनलाइन है। और यहाँ पे जितना फिजिकल है उतना ऑनलाइन, बल्कि ऑनलाइन शायद 1-2 नंबर ज़्यादा है। तो एक ऐसा पेपर जो लोगों को लगता है कि ये तो पढ़ने वाला है ही नहीं, या पढ़ना भी है तो ये घर बैठे बैठे पढ़ा जा सकता है। तो आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं उसे? क्या ऐसा क्या आपको लग रहा है इस पेपर में? ठीक है, उन्होंने कहा जी आपने ज़रा मज़ेदार तरीके से पढ़ाना है, वो मेड ईजी वाले कॉन्सेप्ट से, तो वो बात बन जाएगी। अल्लाह का शुक्र है ये सब्जेक्ट जो है ना बड़े कम लोगों को पता है, क्योंकि ओए अच्छा मामला अभी बढ़ना था। मैं यही सोचा था, मैंने कहा बच्चे कम हुए में अल्लाह खैर करे, अब सीटों पे पूरे आ जाए। ये मामला था, मैं ये कहा था, मैंने कहा तो अब आ जाएंगे बच्चे पूरे। ठीक है, ये तो अच्छा मैं वाकई हैरान हुआ। मैंने कहा इतनी भी लुट नहीं मची कि इतने बच्चे एकदम से एब्सेंट हो जाएं कि क्लास में कुर्सियाँ खाली हो जाए। लो जी फाइनली फोल्डिंग्स आ गई हैं। सर जो अंदर टीचर खड़ा होता है उसे तो नहीं बच्चे कुछ कहते हैं ना, बाहर वाले को भी मारते हैं ना। नहीं इंशाल्लाह ताला जो है ना 2 से 3 दिन में हमें लग रहा है कि हम हॉल तक पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ तक पहुँच गए तो फिर मसले ख़त्म हो जाएंगे हमारे सारे। बस ये प्यारा टीवी हमसे छिन जाएगा। फिर वहाँ पे 100 इंच का टीवी लगाएंगे, 85 भी हो सकता है। वैसे प्रोजेक्टर लगा लेते हैं भाईजान, टीवी बड़े महंगे हैं।
ठीक है, सही। इन्होंने कहा क्या यहाँ कैंटीन बनेगी? कौन से कैंपस में बैठे हैं? न्यू कैंपस का बड़ा वाला नाम क्या है? फीमेल डोमिनेटेड कैंपस। तो खवातीन के लिए कैंटीन बनाएंगे ना। आप लोग चिप्स बिस्किट वगैरह वहाँ अपने मेन कैंपस में खा के आए, वो आपका पूरा एक कैंपस है। हम तो एवं बस रात जज्बाती हो के एक वॉशरूम की खिड़की एक तरफ निकाल दी, वरना सोच रहे थे कि मतलब बॉयज़ के लिए वॉशरूम क्यों दे। मतलब मैनेजमेंट इतना दिल पे ले गई है फीमेल डोमिनेटेड वाले वर्ड को ना, वो कहते हैं कि खवातीन को हम जो है ना ज़्यादा एम्पावर करेंगे। अभी तो वो ज़रा मजबूरी बन गई थी, हम तो पानी वाला टैंक भी ऊपर रखने लगे थे कि बच्चा पूछो कि पानी क्या होता है, वो मेन कैंपस में मिलता है। तो इसमें कैंटीन नहीं, लेकिन शायद हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स वगैरह इस तरह से वो कर लें कि आप यहाँ से उस कैंपस तक का आसरा कर लें। उधर हमारे पास कैंटीन भी है, उधर बुक शॉप भी है। हाँ नहीं, वो तो खवातीन वाले एरिया में होगा ना, लेकिन आपने अभी गालिबन देखा होगा ऊपर के हालात, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम मतलब एक ख़ास टाइम के बाद हम एंटर भी नहीं हो पाते। तो अभी वीकेंड्स के ऊपर थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ी सी कैंपस की खूबसूरती पे और काम करेंगे। लेकिन इस एरिया में काफ़ी ढूंढा है, जो बेस्ट मिल सकता था वो ये था, और इसमें भी बस थोड़ी सी जगह थी दरमियान में। ये हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं यहाँ एक लॉन था। 8 दिन पहले, ठीक 8 दिन पहले यहाँ एक लॉन था। और आपकी सोच है कि इतनी फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब बुर्ज खलीफा की नहीं हुई होगी जितनी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे ना वो बल्कि फ़ारूक साहब ने तो हर दिन की तस्वीरें भी अपने पास रखी हैं। उन्होंने कहा जब बच्चे बहुत वो कहेंगे ना कि ये मसला है वो मसला है, तो उन्हें बताएंगे कि भाईजान हम मतलब हमें 21 तारीख को कैंपस मिला है फिज़िकली, और ख़वातीन का पोर्शन हमें संडे की रात 1 बजे मिला है, और मंडे की सुबह क्लासेस होनी थी। तो मैं तो माजरत का मैसेज भी वो रिकॉर्ड कर दिया था कि आप जब सुबह आएँ तो परेशान ना हो, हम ज़रा इम्प्रूव करेंगे। वो इत्तफाकन हमें दूसरे कैंपस की वजह से 2 दिन मिल गए, तो ज़रा कुछ ना कुछ हम डिसेंट पोजीशन में आ गए। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मिल के चलना होता है। तो हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन एक ख़वातीन से एक वादा चला आ रहा था, और हमें सबसे ज़्यादा पुठे पुठे जो मैसेज भी किए हैं वो ख़वातीन ने किए हैं कि ये क्या है, ये किस किस्म का वो है, ये इसमें डिसेंसी नहीं है इस कैंपस में। इस तरह से हमने कहा भाई भी कम से कम कैंपस तक पहुंच गए। पहले तो वो मतलब जो जिस तरह का रश वहाँ एक्सपेक्टेड था, अब हम तो अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे थे ख़वातीन को। और वाकई जनरली आज अगर आप वहाँ सिचुएशन देख लेती तो आपको अंदाज़ा होता कि क्यों हमने ख़वातीन को माइनस किया है। मैं अपनी क्लास से मुझे निकलने में 25 मिनट लगे हैं उस रश में, जिसमें एक क्लास के बच्चे बाहर निकल रहे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए बस ये था कि हम कुछ इस तरह से करें। पहले खाली फीमेल ओनली करना था, फिर इतनी बड़ी जगह मिल गई, फिर हमने कहा इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ख़वातीन जो है ना थोड़ी सी आनी है, उसके बाद जो है ना, तो इसलिए फिर इसको फीमेल डोमिनेटेड कर दिया। अल्लाह करे ख़वातीन अगर इस आइडिया को पसंद करें तो अल्लाह करे ये इतने नंबर्स में आए कि हम कुछ बैजेस स्पेसिफिकली फ़ीमेल के दे सकें। तो अभी ये फीमेल डोमिनेटेड कैंपस है, फीमेल कैंपस नहीं है, फीमेल डोमिनेटेड। तो आप लोगों की कैंटीन, आपके बाकी सारे मामलात वहाँ पे हैं, आपका स्टडी भी वहाँ पे है बॉयज़ का। तो गर्ल्स का यहाँ पे स्टडी है। असल में जिस जगह को मैं स्टडी कह रहा हूँ ख़वातीन शायद उसे देख चुकी हैं, तो मैं इनकी तरफ ना ही देखूँ तो इनको जो है ना, असल में वो जो कुछ हो सकता था मैक्सिमम, मुझे बाबर ब्लॉक से पीछे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। 1.5 महीना सर्च की है, और एक टाइम पे तकरीबन इस डिसीजन पे थे कि हम बंद कर दें। फिर ये हुआ कि चलो एक पुरानी बिल्डिंग को पकड़ के रीस्ट्रक्चर करते हैं। टाइम कम था, तो इसलिए अब रीस्ट्रक्चरिंग इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इतना बुरा भी नहीं है वैसे ऊपर वाला पोर्शन, मतलब सिर्फ थोड़ा सा ज़ाहिर है ख़वातीन को सफाई थोड़ी ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है, और वो ज़रा लाइटें शाइटें भी ज़रा थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरी है। वो पीला पेंट हुआ है, तो वो ज़ाहिर है उस पर सफ़ेद जितनी मर्जी लाइट भी मार दें वो, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करेंगे। कुछ आप लोग भी देखें, आप कहेंगे ये जगह ऐसी है खाली है, चलो मैं यहाँ गुलदान यहाँ ला के रख देती हूँ। आपका अपना कैंपस है, उसे सजाएँ, ठीक है। किसी दीवार पे कोई अच्छा सा वो कोई रिबन से फूल वगैरह बना के लगा दिया, कोई इस तरह से कर दिया कि पता लगे कि हाँ भाई ये फीमेल्स का वो है एरिया है, इन्होंने अपने तरीके से। तो फिर अब 2 हफ्ते बाद ना हम ख़वातीन से पूछेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन अच्छा क्यों नहीं है। डन हो गया, ये नहीं आपका, लो जी चैलेंज एक्सेप्टेड, अल्लाह खैर करे। पता लगे उसके बाद जो है ना 40 लाख का बजट आया हुआ कि जी वो इसमें इतना हमने इम्प्रूवमेंट्स करवाई हैं। सीलों की तरफ बात करते हैं। असल में ये पहले दिन ये वाली सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और अभी शुक्र है छत पे बंदे नहीं चल रहे। कल तक छत पे बंदे भाग रहे होते थे, तो अभी वो शायद 7 वाली छत पे हैं। तो वो सारी डिस्टर्बेंस के बाद, सारी फालतू बातें करने के बाद भी जब मैं इधर आऊँगा ना, तो भी टाइम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ होगा, 1.25 घंटे तक आप मुझे सीलों में बर्दाश्त करेंगे। क्या होगा? शुक्र है 4 दिन है।
आपने ये टाइम टेबल देखा है? आपको अच्छी तरह से पता नहीं ये 4 दिन का बैच है, ये 4 डेज अ वीक की क्लास है। इसमें चूँकि हमने इसको और MFA और CMA को जोड़ के एक पूरा ब्लॉक बनाया, अनाउंसमेंट हो गई, एडमिशन हो गए, उसके बाद अचानक से IKEAP ने MFA और CMA को अलग अलग कर दिया। लेकिन इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने MFA आखिरी 2 दिन भी पढ़ना है, तो अब हम इस क्लास को 6 दिन स्प्रेड नहीं कर सकते। हालांकि अब MFA और CMA तो कंबाइंड नहीं रहे, हमने वही 3 सब्जेक्ट का एक ब्लॉक इस तरह से बनाया था कि 4 दिन MFA का मेरा पोर्शन और सीलो का पोर्शन और आखिरी 2 दिन में MFA फाइनेंस वाला पोर्शन, तो एक पूरा ब्लॉक बन जाना था। तो लोग सीलो या CMA से कुछ उठाते और MFA उसके साथ जोड़ लेते। वो प्लान हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर ये बैच ओरिजिनली वहाँ स्टार्ट हुआ था, तो एक अच्छे टाइम पे उसको यहाँ मूव कर दिया कि चलो यहाँ पे अब हमारे पास मार्जिन है, मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट कम अज़ कम इधर आ जाए, और ख़वातीन अगर एक दफ़ा अच्छे नंबर्स में आ जाएँ और अच्छा मुजाहिरा करें स्ट्रेंथ का, तो हम फिर आगे भी इस तरह का प्लान जारी रखें। तो एक अच्छी डिसेंट तादाद हमारे पास ख़वातीन की आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर पोस्ट रिज़ल्ट और इस तरह से भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। सीलो के बारे में क्या क्या सुन रखा है आपने? क्या सुना है? ईजी है। यही तो मैं हैरान हूँ कि ईजी चीज़ है। आपको पता है जब नई स्कीम की पहली अटैम्प्ट का रिजल्ट आया तो सीलो का रिजल्ट था 21.7%। सबसे गंदा रिजल्ट सीलो का था, क्योंकि ईजी है। सीलो के बारे में आपने क्या सुना है? थ्योरेटिकल है। इन्होंने कहा सबसे आसान बात करते हैं जिसके आगे जो है ना, ठीक है थ्योरेटिकल है इसमें, हाँ बाकी न्यूमेरिकल नहीं होते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली 3 अटैम्प्ट में तकरीबन कोई 17 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आए हैं इसमें सीलो में। भाई अगर शेयर कैपिटल के ऊपर एक लॉजिकल डिस्कशन होनी है और वो आपको शेयर कैपिटल देके कहते हैं कि बताएं ऑथराइज और पेड अप कैपिटल में कितना फ़र्क रह गया है, तो ये तो IKEAP है, वो थ्योरी में से न्यूमेरिकल निकाल सकता है। तो एक अटैम्प्ट में पहली दफ़ा सवाल आया, उसके बाद बच्चे कैलकुलेटर ले जाना शुरू हो गए सीलो के एग्जाम में। तो IKEAP कुछ भी कर सकता है। मतलब लिटरली एक पेपर में सवाल आया, होल्डिंग सब्सिडी का आपको एक आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल एक सवाल है, वो कहते हैं A B, मुझे लग रहा है ये मिटेगा नहीं, अब नहीं मिट रहा है, वाह अच्छा वाला बोर्ड है, C D E, और यहाँ लिखा हुआ है A B C D और E। और वो कहते हैं A ने B में इन्वेस्ट किया हुआ है 20%, C में 13%, D में 18%, इसमें इतने परसेंट, B ने इतना इन्वेस्ट किया, C ने इतना किया हुआ है, D ने इतना किया हुआ है। तो बताओ D और C का आपस में क्या रिलेशन है? और ये परसेंटेज मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया, परसेंटेज नहीं लिखी थी, वहाँ शेयर्स लिखे थे, 2300 शेयर्स, 5000 इतने शेयर, फलाना शेयर्स फलाना शेयर। तो पहले आप सारे शेयर्स को टोटल करते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, फिर देखते हैं कि एक कंपनी ने खुद कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर उसने अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना इन्वेस्ट किया है, उसने उसकी सब्सिडरी और सब्सिडरी ने मिलकर जो इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे वो सब्सिडरी बनती है? और अगर वो सब्सिडरी बनती है तो फिर ये वाली कंपनी उस वाली की भी सब्सिडरी बन जाएगी। ये पेपर में कंपनी लॉ का सवाल था 9 नंबर का, तो इसलिए ये खाली थ्योरी नहीं है। तो ये गुमान ख़त्म। सीलो के बारे में क्या सुना है? कहते हैं ऑनलाइन सही है, तो फिर आप फिजिकल में क्यों बैठे हुए? ठीक है, इन्होंने कहा मुझे उस जुमले पे विश्वास नहीं है, मैं इसलिए फिजिकल आ गया। जी क्या सुना है सीलो के बारे में? थ्योरेटिकल है, उसके अलावा कुछ नहीं सुना। बी लॉ से ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है। बी लॉ से ज़्यादा रट्टा है, एग्जैक्टली बी लॉ से ज़्यादा रट्टा है। क्या सुना है सीलो के बारे में? यही सुना है कि रट्टा ज़्यादा मारना पड़ता है। इस दफ़ा सीलो में जितना रट्टे का पोर्शन आया उससे 20 नंबर ज़्यादा बीलो में रट्टे का पोर्शन आया है। सरप्राइजिंगली इस दफ़ा IKEAP ने 53 मार्क्स की क्रैमिंग आउट ऑफ 85 बीलो में पूछ ली है और सीलो में क्रैमिंग कम पूछी है। तो IKEAP के ना बदलते मिजाजों का कुछ नहीं पता लगता, बट स्टिल आई कैन सेफली से कि 40% कम से कम रट्टा है यहाँ सीलो में। और सीलो का रट्टा ज़रा ज़्यादा जालिम है, दिन याद करने पड़ते हैं, पेनल्टीज़ याद करनी पड़ती हैं। जी सीलो के बारे में और क्या सुना है? आपने क्या सुना है? इन्होंने कुछ भी नहीं सुना, बस ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि बंदा पहले सुने फिर उसके बाद सब्जेक्ट उठा लिया, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्या सुना है वो एंड वाले भाई? सबसे एंड पे, इस लेन में सबसे एंड पे। बीलो इजी था, ये थोड़ा टेक्निकल है और क्रैमिंग उससे ज़्यादा है। सिलेबस के बारे में कुछ सुना आपने? इसका सिलेबस बीलो से छोटा है। ये एक बड़ी मज़े की बात है। अगर मुझे किसी भी वक्त कोई कहेगा 8 पेपर में सबसे छोटा पेपर कौन सा है, मैं कहूँगा सीलो। लेकिन इसका जो पास परसेंटेज है पासिंग, वो सेकंड या थर्ड वर्स्ट हर दफ़ा होती है, इसलिए कि आसान है। सिर्फ ये वजह नहीं है, इसके कुछ और मसले हैं सीलो के। सीलो के पड़ोसी बड़े जालिम हैं।
हमारी तरह। पता नहीं मतलब आप पूरी बात समझे या नहीं समझे। तो भाई हमारे पड़ोस में एक खाली प्लॉट है ना, तो आज हम वहाँ पे बाइक्स पार्किंग के लिए लगवाना चाह रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ हमारी तरह सीलों के भी पड़ोसी जालिम हैं कि हमारे पड़ोस में जो खाली प्लॉट है वो कितने जालिम लोग हैं। तो सीलों के पड़ोसी कौन है? सीलों का नंबर क्या है? कैफ 7। कैफ 7 के आसपास कौन रहता है? ऑडिट, MFA, थोड़ा सा पीछे आए R2। तो अगर एक जगह जी 4 अक्षर लिखे हुए हैं, FR2, MFA, ऑडिट और एक बेचारा सीरो लिखा हुआ, क्या होगी इस गरीब के साथ? कौन इसको बेचारे को भाव डालेगा? नजर ही नहीं आना। ये वाकई ऐसे ही है, ये ऐसे ही होना है आपको। आप ये इनके काम करते करते सीलो नजर ही नहीं आना, दिन खत्म हो जाना, ये 3 नहीं खत्म होते। तो सीलो का असल प्रॉब्लम ये है कि ये भारी पेपर्स के दरमियान है। ये ग्रुप बी का बनता ही नहीं था, ये ग्रुप ए का पेपर बनता था। कॉस्ट को ये ग्रुप बी में डाल सकते थे। सीलो गलत जगह पे क्लासीफाई हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप सीलो पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, पीछे से CMA कैरी कर रहे होते हैं और आगे से इन 3 में से कोई सा एक आध कैरी कर रहे होते हैं। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं ऐसे, अब तो IQAP की पॉलिसी आ गई है ना, तो सीलो इन कम्बिनेशंस के साथ जोड़ता है नॉर्मली। सीलो बीलो के साथ बड़े कम लोग जोड़ते हैं, FR1 के साथ नहीं जोड़ते। और पहले तो ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन होती थी। नए आने वाले लोगों को हम एजुकेट करेंगे कि भाई आप सीलो शुरू में उठा लें, क्योंकि वो ग्रुप रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है। तो ग्रुप रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोग सीलो पकड़ते ही बाद में थे। और सीलो ने जब भी आना है, आप गौर से देखें तो इन्हीं 4 की इर्द गिर्द होगा। सीलो टैक्स के साथ नहीं कोई उठाएगा, FR1 के साथ नहीं कोई उठाएगा, बीलो के साथ कोई नहीं उठाएगा। तो सीलो के सारे पड़ोसी जालिम हैं। तो सीलो का एक प्रॉब्लम ये है कि इसके पड़ोस में काफ़ी मुश्किलात हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि ये आसान है, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। इसकी बारी नहीं आती, लोग समझते हैं आसान है, इजी है, हो जाएगा, सारा कुछ है। तो सीलो का फिर इसमें IQAP के सवाल किस तरह क्यों, फिर इसका फियर, मतलब सीलो का फियर बहुत है कि सीलो में तो ऐसे उल्टे सवाल आते हैं कि रुल जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जब सीलो बिकना ना रहो तो फिर डराना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास ऑनलाइन ज़्यादा है और फिज़िकल कम। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बैच इस कमरे में पूरा आ जाएगा, और आ गया। अब अगर मैं टेंशन हूँ कि ये ऑनलाइन में क्यों जा रहे हैं, महंगी प्रोडक्ट में क्यों नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनेट पर डराना शुरू कर दूँगा। मैं कहूँगा सीलो में पिछले 5 साल से ऐसे अजीब अजीब से सवाल आए हैं जो आपसे हो ही नहीं सकते। फिर मैं आपको कहूँगा सीलो को सॉल्व करने के मैं आपको 132 तरीके बताऊँगा, वरना तो आप मर जाएंगे। मेरे पास आओगे तो बात बनेगी। तो डराऊँगा तो आप एडमिशन लेंगे, वरना आप क्यों एडमिशन लेंगे। मेरी अगर किताब भी लिखा होगा सीलो मेड ईजी, तो आप वो किताब उठा के उसको तैयार करना शुरू कर देंगे, लो जी सीलो आसान हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि सीलो का खौफ थोड़ा ज़्यादा है। सीलो वाकई आसान पेपर है, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये आसान पेपर है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग कहते हैं कि सीलो में सिनेरियो ज़्यादा हैं, बीलो से सीलो के अंदर सिनेरियो बड़े कम है। किसी को अप्रोच याद है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सवाल? इसमें टाइप 1 और टाइप 2 सबसे ज़्यादा होते हैं। टाइप 3 जो प्रॉपर सवाल होता है ना, जो वकालत वाला सवाल है, वो बीलो में ज़्यादा आता था। यहाँ मुश्किल से 20-25% आता है। तो यहाँ जो स्किल ज़्यादा हमें चाहिए वो क्रैमिंग है। पहले अंडरस्टैंडिंग, बाद में क्रैमिंग। मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं। मिस्टर कंप्यूटर भी काफ़ी बड़े हैं। पहला प्रॉब्लम, कंसिडरिंग इट इजी गेम, इसको आसान समझते हैं, इतना आसान समझते हैं कि ये बेचारा रह जाता है। दूसरा मतला, रिटेंशन एंड क्रैमिंग। वो लोग जो कभी केमिस्ट्री की 700 सफ़े की किताब को रटा मार के अपने छोटे भाई को किताब पकड़ा के कहते थे कोई भी सफ़ा खोलो, हेडिंग बताओ, मैं बताना शुरू कर दूंगा, 3 साल बाद उस बच्चे को भूल गए क्रैमिंग करना। पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं। आप कभी भी अपने अंदर से वो पुराना इंसान जगा सकते हैं। और 700 सफ़े की केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री तो समझ भी नहीं आती। वो CH और पता नहीं वो क्या तीसरा क्या होता था, वो फिर से CH ओ मतलब वो कुछ CHO नहीं, वो जो शुगर वगैरह के अलग अलग तरह के वो होते थे, CH और फिर दोबारा C होता था शायद, हाँ ओ ऐसा। अब वो चीज़ जो समझ भी नहीं आती थी आप रट्टा मार लेते, तो सीलो तो समझ आ रही है, तो जब समझ आएगी तो इसको तो रट्टा मार लेंगे। वो 700 सफ़े की किताब थी इस साइज़ की, ये 70 सफ़े की किताब है इस साइज़ की। बीलो में 77 पेजेस की थी, सीलो की और कम है।
और ऐसा नहीं है कि जैसे सी लॉ बी लॉ में एक लाइन लिखी हुई है नेगेटिव कन्फर्मेशन अलाउड नहीं है, उसके ऊपर एक पूरे दिन की डिबेट है। यहाँ लिखा होगा डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट आने चाहिए, एक सफ़े पे सिर्फ कंटेंट्स लिखे होंगे। आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल हो जाएगा, 25 रीजंस दी हुई होंगी। तो पूरे के पूरे सफ़े के सफ़े क्रैमिंग पे भरे हुए हैं। तो समझना पहले ज़रूरी है, क्रैमिंग फिर बाद में ज़रूरी है। क्या बात समझ आ रही है? तो इश्यूज देखते हैं क्या करके। रिटेंशन एंड क्रैमिंग, इसके ऊपर देखेंगे क्या करना है। हाउ टू अटेम्प्ट आईकेप क्वेश्चन। आईकेप का आपको पता है अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, उनको कैसे लेके चला जाए। आज ओरिएंटेशन है तो थोड़ा सा स्क्रीन साइज कम इस्तेमाल हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो स्लाइड्स हैं वो पूरी स्क्रीन इस्तेमाल हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले आए। सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, वही टाइप 1 2 3 है, इसमें कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, बिल्कुल बीलो वाली स्ट्रेटेजी है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ आसान वाले ज़्यादा हैं, 1 और 2 ज़्यादा हैं, 3 कम है। शॉर्टकट्स सिलेक्टेड स्टडी, लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो, बात बन जाएगी। बात नहीं बनती। जब एक सिलेबस ही इतना छोटा सा है, आईकेप ने 12 चैप्टर्स में 5 सिलेबस ग्रेड्स बना दिए हैं। सिलेबस को ऐसे फैला दिया है कि कोई बच्चा किसी चैप्टर को छोड़ते हुए 10 दफ़ा सोचे। और क्यों छोड़ें, अगर 70 सफ़े में सारा कुछ कवर हो रहा है तो तुक बनता ही नहीं छोड़ने का। तो शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी, जब लोग इतने छोटे सिलेबस में शॉर्टकट लगाते हैं तो काम ख़राब हो जाता है। और मैंने आपको बताया असल मसला हैवी नेवर, इसके पड़ोसी बड़े ख़तरनाक है। हमारे पड़ोसी की तरह वो जो खाली प्लॉट, ठीक है, हम तो अपने पड़ोस में खुद हैं। अगर यहाँ पीछे से देखें ना तो 2 बिल्डिंग ऐसे छोड़ के उधर बीच में, तो वो हम ये भी सोच रहे थे कि पानी की वहाँ से एक पाइप निकाल के और डायरेक्ट टेढ़ा करके यहाँ ले आएँ, या वहाँ जनरेटर चलाएं और उधर से तार घुमाते हुए यहाँ ले आएँ, या रास्ते में 2-3 उन लोगों से कहें कि आप हमें पीछे वाली गैलरी दे दो, हमसे किराया ले लो ₹1,00,000, हमारे बच्चे इस गैलरी में से होते हुए दूसरे कैंपस चले जाए। जी स्लाइड बना, हाँ वाकई, ऊपर तक हाइट उठाएँ, स्लाइड बनाएँ, स्लाइड इस कैंपस में डायरेक्ट, ये भी सही है। असल में उस सब में हमने देखा है कि उसका फ़ायदा कितना है, तो पता ही लगा कि 2 मिनट की वॉक सबसे आसान है। तो वो फिर 2 मिनट की हम वॉक कर लेंगे। ये वाकई 2 मिनट की वॉक है, आपने की है वैसे? हमने अलग अलग सैंपल्स को वॉक करवाई और उसमें एक जज्बाती सैंपल था। मैंने 1 मिनट शायद 31 सेकंड में मैं पहुंच गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये जज्बाती आदमी है, एवं ये साबित करने के लिए कि उनको करीब कैंपस मिल गया तो ये तेज़ वॉक कर रहे हैं। फिर कुछ स्लो वॉक करने वालों को तो हमने देखा कि एक बड़ा नॉर्मल सी चहलकदमी करते हुए अगर लोग जा रहे हैं तो पूरे 2 मिनट में आप दूसरे कैंपस के दरवाजे पे होते हैं। जी नहीं, अली इमरान साहब, चहलकदमी असल में यही है कि मतलब इत्तफाकन आपके जवाब काफ़ी हद तक सही है। मतलब मैं वो ऐसी है कि उनके साथ वो जब क्लास पढ़ाने के मूड में होता है ना तो वो चहलकदमी नहीं करते, वो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके साथ वाकई चहलकदमी करते करते यहाँ तक आया और देखा तो वो बड़ी खामोशी से सुकून से बातें करते करते ज़्यादा तेज़ ना चलते हुए हम 2 मिनट में पहुँच गए थे। हाँ, अब अगर आप बाहर से अंदर गैलरी का टाइम और कमरे तक आने का टाइम लगाएं तो वो तो मतलब खैर, तो इसके पड़ोसी ख़तरनाक हैं। अब हम आगे चलते हैं सिलेबस। जब ऑलरेडी ही पेपर छोटा है तो आईकेप ने सिलेबस को भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया। ये 5 ग्रेड्स में डिवाइड हुआ है। ये आपको मैं बताता जाऊंगा और आपने परेशान होते जाना है कि हो क्या रहा है। इनकॉर्पोरेशन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स 15 से 20 नंबर की वेटेज है। टीचिंग आवर्स इग्नोर करते हैं, वो देखें कहते हैं 110 से 130 आवर्स। क्यों पढ़ेगा बच्चा? बच्चा सीलो को पहले ही चाह ही नहीं रहा कि उसको कोई टाइम दे, तो खैर इसको इग्नोर कर दें, ये फालतू बात लिखी है। वेटेज 15 से 20 नंबर की है, 4 चैप्टर्स की, 1, 2, 5 और 6। किताब के 3 बड़े चैप्टर्स में से 2 चैप्टर 1 और 2 हैं, लेकिन ये बेसिक वाले हैं, मजबूरी है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पोर्शन है 15 से 20 नंबर का। फिर 2 मुनासिब चैप्टर हैं 9 और 11, इसको हम कहते हैं 9-11। तो 9-11 है, ये ऊपर वाला 1 to 5, ये 6 अभी ऐड हुआ है, पहले ये नीचे के पोर्शन में होता था इस वाले में। अब इस दफ़ा उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया, थोड़ा सा उसको रिवैम्प किया। तो 1 to 5, 6 ये 4 चैप्टर 15 से 20 नंबर की वेटेज। फिर अकाउंट्स एंड डिविडेंड 15 से 20 नंबर की वेटेज, ये 2 चैप्टर। चैप्टर 9 पता है कितना है? आप पेज पलट रहे होते हैं, ख़त्म हो जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे पहला सफ़ा, राइट साइड पे दूसरा सफ़ा, ख़त्म कहानी। 8 से थोड़ा सा पड़ा है। 2 सफ़े का ये चैप्टर, 6 सफ़े का ये चैप्टर, 8 सफ़े में 15 से 20 नंबर है। तो इन 8 सफ़ों को तो फुल स्टॉप समेत रट्टा मार लेना चाहिए कि ये तक रट्टा मार लेंगे, इस जगह पे फुल स्टॉप लगता है।
मतलब 8 सफ़े में अगर आपको 15 नंबर मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो 8 सफ़े तो दीवार पे लगा देने चाहिए, घोल के पी लेने वाली बात है ना। आप जहाँ सोने लेटने ऊपर छत पे एक सफ़ा लगा हुआ हो, उठे तो सामने वाली दीवार पे, और दरवाज़ा खोलें दरवाजे के पीछे एक सफ़ा हो, आते जाते इतनी दफ़ा ये सफ़े देखें क्योंकि 15 नंबर मिलने हैं। खैर जब आप वो लगा ही रहे होंगे तो कोई 5 सफ़े और लगा दीजिएगा क्योंकि ये भी 15 से 20 नंबर का है, ये 5.5-6 सफ़े का चैप्टर है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ के बात करूं तो 14 से 15 सफ़े में 30 नंबर, 30 कम से कम रेंज है, 15 है, 30 से 40 नंबर। इन अदर वर्ड्स पास होने के लिए जितने चाहिए उसके 60% 15 सफ़े में। तो इन 15 सफ़ों के साथ आप क्या करेंगे? अच्छी तरह से याद करेंगे। फिर इधर चलते हैं, इसकी वेटेज बढ़ गई, 20 से 25 हो गई, तो अब आपके जहन में होगा पता नहीं कितना ज़्यादा डाटा होगा। ये 5 सफ़े का और ये 4 सफ़े का चैप्टर है, 14 में ये भी ऐड कर लें, 23 सफ़े, कितना परसेंट? 50 कम से कम, और हायर रेंज 60 से आगे वो लगाए ना, फिर 25 वाली रेंज 85, 50 से 85 नंबर। सफ़े कितने? 23। बस यहाँ फेसबुक का फिलोसफर आपको ख़राब करेगा, वो कहेगा ये 23 सफ़े कर लो बस। फिर बाकी सब्जेक्ट को तैयार करना, जब टाइम मिले तो सीलो पे आना, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, फ्यूचर इंडेफिनिट इम्पॉसिबल टेंस। वो उन्होंने टाइम कहाँ देना है, ये बाकी जिन्होंने नहीं वापस टाइम मिलना। तो ये जो ये शॉर्टकट और सिलेक्टेड स्टडी है ना, ये सिलेबस को देख के लोगों के जहन में पुटे पुटे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इतना सा कर लेते हैं, इतना सा कर लेते हैं। पहली किताब छोटी सी है, अच्छा बड़ी किताब में होता है कि लोग उसको तोड़ के अलग अलग जल्दें करा देते हैं। पिछली दफ़ा सीलो की क्लास में जनाब एक बच्चा, उसके हाथ में ना 3-4 सफ़े आपस में स्टेपल हुए। मैंने कहा ये क्या है? कहता सर 15 नंबर। अब वो जनाब वो पक्का होकर बैठा है कि ये 15 नंबर इन सफ़ों में उसने स्टेपल करके अलग से किताब से निकाल लिए कि इन सफ़ों में, तो आते जाते उसे बार बार दोहरा रहा है। तो बात अच्छी लगी, लेकिन मतलब यही है कि फिर ऐसा ना हो कि बस आप वो सफ़े करें और जो असल वाली किताब है जिसमें बाकी सब कुछ है उसे भूल जाएं। तो सिलेबस बहरहाल बेहतर है और इसमें प्रोफेशनल बातें हैं। अब बीलो में अगर अचानक से आपको आर्बिट्रेशन का लफ्ज़ बताया जाए और आर्बिट्रेशन क्या है, और फिर आपको 150 साल पीछे का कोई आर्बिट्रेशन का कानून उठा के पढ़ा दिया जाए और उसके बाद आपको बताया जाए कि ये पुराने पंचायतों के फैसले जो चले आ रहे थे उनका ये है, और फिर आप पूछें सर सवाल कैसा आएगा, और मैं कहूँ रट्टे वाला, तो उधर हम सिर्फ पढ़ते थे इसलिए कि बस पेपर पास करना है। ये मज़े की बातें हैं। कंपनी बनती कैसे है, कंपनी की टाइप्स कितनी है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के, कि कंपनी का ढांचा कैसे होता है, कंपनी के रूल्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल, कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती हैं, शेयर्स चेंज कैसे करती हैं, प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट, दुनिया को प्रोस्पेक्टस इशू करके कैसे उनको कहते हैं आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिविडेंड किस तरह से बांटना है, अकाउंट्स में क्या मेन बातें बतानी है और सालाना कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने शेयर होल्डर्स को देनी है, कंपनी बंद कैसे होगी, वाइंडिंग अप किस तरह से होगी, डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं, कैसे मीटिंग्स करते हैं, फैसले किस तरह से लेते हैं, क्या क्या इख्तियारात होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और बाकी ऑफिसर्स कौन होते हैं, मीटिंग्स किस तरह से चलती हैं, लोन्स पे मॉर्गेजेस चार्जेस सिक्योरिटीज़ किस तरह से होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट इंटरेस्ट आप किस तरह से बताते हैं, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। बीलो में पूरे दिन के लेक्चर के बाद पता लगता था 8 लाइनें पढ़ी, यहाँ ब्रेक लगानी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि बहते जैसे चैप्टर 9 है ना, मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं 2 दिन में फैलाऊँ, और हर दफ़ा बच्चे इस मूड में बैठे होते हैं कि फ़्लो बना हुआ होता है, जब लेक्चर ख़त्म होता है बच्चे कहते हैं सर फिर अब आगे कितने और दिन लगेंगे, तो मैं कहता हूँ भाई वो ख़त्म हो गया चैप्टर। बिल्कुल। ये कंपनी लॉ हमें क्या बताएगा, ये कंपनी लॉ हमें बताएगा जब आप अगेन ये पेपर भी हमें थोड़ा सा नौकर बनाता है, थोड़ा सा कंसल्टेंट बनाता है, मेनली नौकर बनाता है। आप कंपनियों में जब जॉब कर रहे होंगे, जिस कंपनी में आप बैठे हुए हैं वहाँ शेयर्स कैसे इशू होंगे, उनके क्या लीगल मामला हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे भी अपॉइंट होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक बड़ी प्रिविलेज पोजीशन होती है, 3-4 लाख रुपए सैलरी टाइप की। वो पूरी कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं कि हमने कौन कौन सी रिटर्न्स भेजनी है, हमने एजीएम्स किस तरह से करानी है, तो कॉर्पोरेट दुनिया कैसे चलती है ये पेपर वो सिखा रहा है। तो ये पेपर आपको बेसिकली आपको जॉब करने में हेल्प कर रहा है,
कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बनने के लिए आगे एक बड़ा वाला पेपर है जो एडवांस लेवल का कॉर्पोरेट लॉज है, जो अगेन आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है, मेरी वजह शोहरत वो वाला पेपर है, क्योंकि अभी तक आप उस दुनिया में एंटर नहीं हुए, क्योंकि उसमें आईकेप की किताब भी नहीं है, मेरी किताब उधर सोर्स बुक है। तो मैं असल में इस पेपर में ना अपने आप को डाउनग्रेड करके, यहाँ 77 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 550 सेक्शंस का है, तो सीए फाइनल में 34 लॉज में से एक लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट, जिसके 550 में से 77 सेक्शंस इस सिलेबस में है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उधर एक गो में 50 सेशन कराने होते हैं, इधर 4 महीने में 77 सेशंस कराने होते हैं। कौन सा पेपर है जिसने शादी कराई थी? वाजी भाई, इन्होंने जो है ना थोड़ा सा जुमला इसको डिफरेंट, वो कौन सा पेपर है जो शादी होने से पास हो गया था? पेपर ने शादी नहीं कराई थी। हाँ, यानी कि वो शादी हुई थी तो पेपर पास हुआ था। BFD है, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। उस पेपर में कमाल नहीं था, मेरा कैरियर चल रहा था टीचिंग का, और मैंने वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाना था, और जो पढ़ाना था वो मेरे पक्के थे। तो मैं खुद भी फाइनल का स्टूडेंट था, एक पेपर आता था और फाइनल के 3 पेपर पढ़ा रहा होता था। तो मैंने उस पेपर के साथ वही की जो आप कंपनी लॉ के साथ करने का सोच सकते हैं। तो फिर मेरे साथ भी वही हुई। तो 5 साल में 20 पेपर पास हुए थे पीछे, और अगले 5 साल में 1 पेपर पास हुआ था। तो वो तो जहाँ आप अपना फोकस लूज़ करेंगे आपके साथ ऐसा होगा। मैंने फोकस क्यों लूज़ किया था? मैंने टीचिंग की तरफ मैं था और मैंने अपना वो कैरियर बनाना था, तो मुझे क्वालिफिकेशन का टाइटल नहीं चाहिए था, मुझे अपने सब्जेक्ट पे ग्रेप चाहिए थी। तो मैं वो काम कर रहा होता था, बीच में जाके पेपर दे देता था। अभी सोचें दिसंबर के फर्स्ट वीक में पेपर हो, मेरे साथ क्या हो रहा होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक? प्री पोस्ट पता नहीं क्या, फास्ट ट्रैक प्लानिंग, बीच में अचानक से पेपर आ जाए। तो वो बहरहाल उस पेपर की 10 अटैम्प्ट्स थी, तो 5 साल एक पेपर। तो वो पेपर में कमाल नहीं था, बस वो यही है कि मैं पेपर वाले दिन ही बैठ के उसके सवाल सॉल्व करता था पेपर में। तो वो जैसे इन्होंने शादी का कहा ना, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि अगर आप शादी करा लेना तो पेपर निकल जाएगा। मैंने कहा अगर ना निकला तो मैं तो डबल मुश्किल में आ जाऊँगा। मतलब पहले पेपर पास हुआ, ऊपर से दूसरी तरफ से। तो वो उन्होंने कहा नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, अल्लाह एक इंसान पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता। खैर, मतलब वो एक मजाक था, लेकिन एक वो साहब रिलीजियस भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप शादी करें, उसकी बरकत से ऑटोमेटिकली पेपर पास हो जाएगा। मैं कहा चलो पेपर पास हो नहीं रहा, कम से कम शादी तो ठीक है। तो वो घर वालों को मैंने उनकी हिकायत सुनाई, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के ज़रा। मैंने कहा देखें वो कह रहे हैं कि हो जाती है शादी, आप कर लें, पेपर आनी जाने वाली चीज़ है। घर वालों को भी समझ आ गया, शादी हुई, अगली दफ़ा की पास हो गया, और अगले वो बगैर पढ़ दिया था, चूँकि पहले ही इतनी सारी मसरूफियत होती थी, ऊपर से शादी भी हो गई। तो वो होता है, लेकिन वो क्या है, वो ये प्रोफेशनल्स ने प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में स्टंट किए हैं, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो एक पेपर रहता हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 15-16 पेपर रहते हो तो आप कहें अच्छा सर अगर मंगनी करा लें तो कोई 2-1 पेपर निकल जाएंगे, कुछ निकाह से कोई 3-4 और पेपर निकल जाएंगे, तो वो उस तरह का मजाक नहीं है। तो ये बिल्कुल आखिरी 1 आध पेपर रहता हो तो आप ज़रूर शादी कर लीजिएगा, पेपर पास हो जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएँ वैसे ही आपकी शादी हो जानी है। तो वापस इधर आते हैं, तो इतना सा पेपर है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को बताते हैं कि क्या होगा और कॉर्पोरेट दुनिया में चीज़ें किस तरह से चलती हैं। कुछ हल्की फुल्की कंपनीज़ की एग्जांपल भी होंगी, लेकिन ये पढ़ के आपको बीलो जैसी खुशकी नहीं फील होगी। हाँ, ये रट्टा मारते हुए तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ याद करने पड़ते हैं, इसमें लाइसेंस कैंसिल होने की क्या क्या शर्तें हैं वो याद करनी पड़ती हैं, तो इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा है इसको तैयार करते हुए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर लोग टाइम देख रहे हैं रुका हुआ है, आज नहीं टाइम गुजर रहा, और पता ही 5 बजे तक क्लास नहीं है, 5:15 तक है। सोचे क्या होना है आपके साथ। चैप्टर वाइज पास्ट पेपर एनालिसिस। हाँ, अब अगेन मैं यही कहने लगा था कि ये जो एनालिसिस है, ये इसकी विजिबिलिटी कैमरे पे भी बहुत अच्छी नहीं होती, इधर भी, और शायद अभी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा एनालिसिस है जो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान करें। क्यों? हमारे पास सिर्फ 4 अटैम्प्ट्स हैं। 4 अटैम्प्ट्स में ना पास पेपर का ट्रेंड सही से नहीं सामने आता। एक होता है ना आपके पास 10-12 अटैम्प्ट्स का एनालिसिस हो तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या फोकस है। 4 अटैम्प्ट्स में तो मतलब यही है कि आप उसको वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाएंगे तो वो एक चीज़ एक तरफ से आउट हो जाएगी, दूसरी चीज़ दूसरी तरफ से। ये वो चैप्टर 1, 2, 5 और 6, ये पहले वाला पोर्शन, और इसको अगर हम देखें तो ये 17.5 ये ऊपर अटैम्प्ट्स आ रही हैं। लेटेस्ट अटैम्प्ट
लेफ्ट पे और पुरानी अटैम्प्ट। नई स्कीम में आज तक सिर्फ 4 अटैम्प्ट हुई हैं कमती लॉ के पेपर की। 17.5, 10.5, 10 और 18। तो अगर मैं इन सब की एवरेज निकालूं 14%। ICAP ने कहा था 15 से 20%, लेकिन औसतन कितना पूछ रहे हैं 14। लेकिन वही बात है, ये औसत कैसे निकली है, ये 10-10 भी है तो ये 17-18 भी है। तो शायद मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 10 से 18 के दरमियान, 15 से 20 के बजाय हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं। तो 15 से 20 को अचीव नहीं कर रहे, हालांकि 4 चैप्टर्स हैं। फिर पोर्शन उन्होंने कहा 20 से 25% का, ये वो वाले 2 चैप्टर हैं 10 और 7 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस और 10 इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ICAP ने वेटेज कही 20 से 25 और पूछा कितना 26, हायर साइड पे रहे हैं। रिसेंट 24, 32, 25, तो एक एनॉमली है, अदरवाइज वो तकरीबन 24-25 के आसपास है। तीसरी ग्रेड की बात करें, डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव सबसे बड़ी ग्रेड 20 से 30% की, जिसमें हमारे 3 चैप्टर आते हैं 3, 4 और 8। इसमें अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो कितना पूछते आ रहे हैं 25%। फिर वो हमारी 9-11 वाली ग्रेड 18%। ये देख के खुशी हुई, मेहनत भी कम, पैसे भी ज़्यादा। और एक अकेला चैप्टर 12 17% है। तो ये 17 और 18 कितना हो गया 35। इन 3 चैप्टर्स में 35, और इनके साथ अगर वो 2 भाई जोड़ लें, ये जो ये वाला था 20 से 25 वाला 26 हो गया, 35 और 26 61%। 23 सफ़े ये बहुत अच्छे से करने हैं और बाकी अच्छे करने हैं। बहुत अच्छे का मतलब ये है कि ये तो चैप्टर टिप्स पे हों, ये तो सोते जागते उठते बैठते आपको पता हो कि ये तो मेरे से कोई पूछ के दिखाए, मैंने उसको अच्छी तरह से सुना देना है। जी भाई ने याद कराया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बीलो में एक थकी हुई डेफिनेशन होती है, बड़ी फजूल सी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने इस दफ़ा 2 बच्चों को 500 इनाम दिया, उन्होंने पूरी डेफिनेशन सही सुनाई थी, पेपर में वही डेफिनेशन आई। तो मैंने कहा वो 500 वाले बच्चे को तो बड़ा वो होगा कि 500 भी मिल गए और नंबर भी पूरे। और बाकियों को ये दुख था कि ये डेफिनेशन अगर हमें आती होती तो हमें भी 500 मिल जाते। वो अगले दिन याद करके आए, मैंने पूछी नहीं उनसे। तो वो असल में वो एक बड़ी फजूल सी डेफिनेशन थी, और मुझे था कि ICAP ना फजूल शजूल को तो नहीं, वो जब उसका मूड होता है पूछने का, उस चैप्टर में जो सबसे फजूल चीज़ पूछी जा सकती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ICAP ने वो पूछ भी ली। ठीक है, तो वो उसमें चलें जी, वापस इसमें आते हैं। तो ये एनालिसिस है, कहने का मतलब है ICAP की जो ग्रिड है ये 15 से 20 में तकरीबन 17-18%, ये 15 से 20 में तकरीबन 18%, ये 20 से 25 में वो 26% के आसपास हैं, ये 20 से 30 में भी तकरीबन 25 के आसपास हैं, 15 से 20 में वो लोअर साइड पे हैं। तो अजीब सी बात है, जहाँ बड़े चैप्टर्स हैं वहाँ लोअर साइड पे हैं और जहाँ छोटे चैप्टर वहाँ हायर साइड पे हैं। ICAP खुद मार्जिन दे रहा है, वो देख रहा है कि बच्चों को अगर इतना ईजी कर दें तो क्या सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएंगे। बच्चे जाते हैं सिलेक्टिव स्टडी की तरफ, फेल हो जाते हैं। पर ICAP बड़े फ़ख्र से कहता है कि हम इतने छोटे से सिलेबस में बच्चों को फेल कर देते हैं। एग्जामिनर कमेंट में ना बाकायदा छेड़ा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, अल्फाज होते हैं, डिस्पाइट वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन हिस्ट्री ऑफ ICAP ओनली 2% स्टूडेंट कुड सिक्योर पासिंग मार्क्स। उन 2 ने भी पूरे नहीं लिए, 50% के आसपास ही लिए होंगे। तो वो इस तरह से करके इस पेपर में और क्या ख़ास बात है। अरे ये आप लोगों के लिए जो वो चालाक बच्चे होते हैं ना, जो इस एनालिसिस को बाद में आपको सॉफ्ट में व्हाट्सएप में मिलेगा, फिर आप इसे देखेंगे तो आप उसकी खुद से कैलकुलेशन बना के अपने कुछ वो टोटके बनाएंगे। तो इससे पहले कि आपके जहन में पुट्ठे पुट्ठे ख्याल आए, मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 चैप्टर्स में से 60% पेपर आ रहा है, गली मुक गई। ये 3 में 22% आ रहा है, यानी कि इन 7 में 82% पेपर आ रहा है। तो एनालिसिस जैसे मर्जी करें, ICAP का मूड होगा, हो सकता है इस चैप्टर से कुछ भी ना पूछो, इस चैप्टर से 40 नंबर का पूछ ले, को कुछ नहीं कह सकता। अब ये देखें, ये पोर्शन 25 नंबर का, उसने 23 नंबर अकेला इसी से पूछ लिया। तो ये मूड की बात है उनके। मैं आपको ये दिखाता हूँ, 1, 2, 5 और 6 ये पोर्शन है। 1 में से 4 नंबर, 0, 0, 6.5 नंबर, 2 चैप्टर पूछे ही नहीं सिरे से। तो हो सकता है बच्चे ये सोचें कि ये ज़रूरी नहीं है, नहीं करके जाते, अगली दफ़ा उन 2 में से 8 और 6 पूछ लिए, बाकियों को हल्का कर दिया।
अब आप सोच रहे होंगे इससे अगली दफ़ा क्या करेगा, तो फिर एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि उससे पिछली दफ़ा उसने क्या किया, एक एक। तो कोई ट्रेंड नहीं है, 2 अटेम्प्ट में हल्का हल्का पूछा, एक में अचानक से भारी कर दिया, अब अगली दफ़ा पता नहीं क्या करेगा। अच्छा ये तो 3 अटेम्प्ट से हल्का आ रहा है, 2 1 0, तो कोई ट्रेंड नहीं है। इसको देख के कोई गलत आइडिया नहीं लेना, लेकिन बस ये ज़रूर समझ लेना है कि ये ज़्यादा अहम चैप्टर और ये थोड़े से कम अहम है। सुपर इंपॉर्टेंट, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, स्लाइटली लेस। मैंने इंपॉर्टेंट का लफ्ज़ गायब नहीं किया कहीं पे भी, ज़्यादा, दरमियाना या थोड़ा सा हल्का, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे हैं। सिलेबस ही सारा 70 सफ़े का अगर सिलेबस है तो उसमें क्या वो करना। पैटर्न जिन्होंने बी लॉ दिया हुआ है उन सबको पता है, पैटर्न 100% वही पैटर्न है। 15 मार्क्स के MCQs, 85 की थ्योरी का पोर्शन, थ्योरी में मिक्सिंग लॉजिक और उसकी, लेकिन यहाँ रट्टे की मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ टाइप 2 सवाल सबसे ज़्यादा हैं, जो बी लॉ में 1 और 3 ज़्यादा होते थे, यहाँ 1 और 2 ज़्यादा है। तो यहाँ रट्टे का थोड़ा टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है। प्योर रट्टा ना भी पूछे, एक सिचुएशन सी बनाएगा, और सिचुएशन बनाने के बाद फॉर एग्जांपल सिचुएशन क्या होगी कि आप एक कंपनी में जॉब करने के लिए गए, कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो बड़ा परेशान होकर आपके पास आया, उसने आपसे पूछा कि जी आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप हमें गाइड करें, हमारी कंपनी के ना ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बहुत सारे मसले चल रहे हैं, हम अपना पेड अप कैपिटल इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम ऑथराइज कैपिटल के साथ क्या करें। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड हिम अबाउट व्हाट इज़ ऑथराइज कैपिटल एंड व्हाट इज़ पेड अप कैपिटल। अब वो जो पीछे सारी फनकारी थी कि वो परेशान बैठा हुआ है, उदास है, वो आपके पास आता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो पूछ क्या रहा है आपसे, ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं, पेड अप कैपिटल। तो अगर वो सारी कहानी नहीं भी होती तो उसने सवाल यही पूछा था। एक कंपनी बड़ी वरीड है, आप एक कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंट हैं, आप एक जगह पे आए हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कंपनियों को तो अपने बहुत सारे मामला दुनिया को बताने होते होंगे, और डायरेक्टर्स भी अपने बहुत सारी बातें जो है वो आवाम के सामने लेके आते होंगे। अब उनका एनुअल ईयर करीब है, उनकी AGM करीब आने वाली है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट लॉ ने डायरेक्टर रिपोर्ट के कौन से 10 कॉन्टेंट्स बताए हैं। इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक लाइन का एहतराम है कि इनको मैं कहूँगा कि ये कॉन्टेंट्स हैं, और नीचे वो 10 उठा के पेस्ट। तो यहाँ अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि क्रैमिंग बढ़ गई है। तो बी लॉ में अगर आपने कुछ जगह रजिस्टर बनाया और कुछ जगह नहीं बनाया, और आपको रजिस्टर के कुछ समरात नज़र आए, तो आप वो गलती अब रिपीट मत करें, आप पहले ही दिन से रजिस्टर बनाने शुरू कर दें। सफिशेंटली आप उसे मैनेज कर सकते हैं। बुक्स कौन सी फॉलो की जाए? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि IKEP की भी किताब है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। एक और किताब है, वो नोट्स होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। आप में से कितनों ने फिर IKEP की किताब शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा पढ़ी? आप में से कितने लोग, अगर हैंड रेस करें? 1 2 3 4 शुरू से लेकर एंड तक IKEP की किताब पढ़ी। तो बाकी लोगों ने क्यों एंड तक IKEP की किताब नहीं पढ़ी? बुक में सारा कुछ मिल रहा था। तो अभी भी अगर आपको बुक पे यकीन है तो आप IKEP की किताब देखे बगैर डायरेक्टली मेरी किताब पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़रा देखें, सिर्फ फियर ख़त्म कर दें कि IKEP में कैसे लिखा हुआ है, उसे साथ साथ देखना चाहें आप देख लें, लेकिन अल्टीमेटली IKEP में ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से क्या याद करने वाली चीज़ है, बीच बीच में एग्जाम्पल्स। और हर 6 महीने बाद वो एक लंबा चौड़ा पलंदा एग्जामिनर गाइडेंस का दे देते हैं, जिसमें कहते हैं वो वाली एग्जाम्पल भी गलत, वो एग्जाम्पल भी गलत, वो एग्जाम्पल भी गलत। और हम पूरा सेशन फंसे रहते हैं, बच्चे हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जी IKEP ने सवाल ऐसे सॉल्व किया हुआ, आपने तो ऐसे बताया था। अब उसे हम बताएं कि IKEP गलत कह रहा है, वो यकीन नहीं करते। 6 महीने बाद IKEP नोटिफिकेशन में कहता है वहाँ एक ही जगह बी लिखना था, वहाँ फलाना। आपने देखा एग्जामिनर गाइडेंस कई दफ़ा बी लॉग की आती है, सी लॉग की आती है, वो कहते हैं यही एग्जाम्पल में ये टेक्निकल गलती ठीक कर दें। तो उसमें इतने मसलों मसाइल हैं एग्जाम्पल्स में, तो इसलिए मैं उस एग्जाम्पल्स की तरफ लोगों को नहीं लगा रहा होता। और सी लॉ में एग्जाम्पल्स इतनी ज़रूरी नहीं है। बी लॉ में एग्जाम्पल, बी लॉ में मेरी अपनी किताब में 100 एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई थी, सी लॉ में वो एग्जाम्पल्स भी नहीं है। सी लॉ में टू द पॉइंट बात है, वो समझ आएगी। तो आप बुक्स में सी लॉ में भी, सी लॉ में ADZ जो आपको करिकुलम के साथ मिल रही होगी, मतलब अगर इस क्लास में आपने एडमिशन कराया, फिजिकल कराया या ऑनलाइन कराया, आपको किताब साथ मिलेगी। ऑनलाइन वालों के घर डिलीवर होगी, फिजिकल वालों को इधर हैंड ओवर हो जाएगी। किताब होगी, उसमें नोट्स होंगे, MCQs की प्रैक्टिस होगी। एक दूसरी किताब होगी जिसमें पास पेपर्स होंगे, सोल्यूशन होंगे, एग्जामिनर कमेंट्स होंगे, मार्किंग स्कीम होगी। कि एक सवाल आप करने के बाद एंड तक देखते हैं कि उसमें कितनी चीज़ के कितने नंबर रखे थे कि अपने, और एग्जामिनर कमेंट जो पेपर चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों ने क्या गलतियां की, आपको वो भी समझ आ जाए। डन। क्विक टिप्स क्या हो सकती हैं? वही टिप्स जो बी लॉ की थी, मैं
दोबारा रिपीट करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करूँगा। नए कैंपस वालों का बोर्ड भी अच्छा है। $50 लेस देन इक्वल टू 50 मिनट्स। किसी भी दिन घर जाके इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आई है। अगर समझ आई है ना तो बहुत बड़ा टाइम है ये पढ़ने के लिए। मैं पहले इधर आके हवा में बात बता रहा हूँ, कुछ उल्टे सीधे से निशान लगा के बात बता रहा हूँ, फिर जब इधर जाऊँगा तो इधर सिर्फ मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ कि किताब में क्या लिखी है। तो जब आप घर जाएंगे तो घर वही इंग्लिश आपके सामने लिखी होगी, तो हार्डली आपने 10 मिनट में इंग्लिश पढ़ा देनी है। तो फिर 50 मिनट किस चीज़ के हैं? लिखना है, बस लिखना है। याद करने का काम आपने वीकेंड पे करना है, और याद फिर मेरी किताब से नहीं करना, आपने उस रजिस्टर से करना है। यानी आइडियली एक रजिस्टर मेंटेन करना है, एक बड़ा नाजुक सा मासूम सा रजिस्टर। लिखना क्या है जो वीकेंड पे याद करना है? किताब सामने रखी मेरी, अपना रजिस्टर पकड़ा और उस पर लिखना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको लग रहा होगा पढ़ना फास्ट है, मैं आपको बताऊँ लिखना फास्ट है। अजीब सी बात करो, मानने वाली नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मान सकते हैं? आप एक सफ़ा उठा के घर सील होगा ना, एक सफ़ा पढ़ना शुरू कीजिएगा, फिर मुझे अगले दिन आगे ईमानदारी से बताइएगा कि कितनी देर में आपने पढ़ा। क्योंकि जैसे ही आपके सामने सफ़ा आना है ना, वैसे ही आपको फेसबुक की एक नोटिफिकेशन याद आएगी, अहमद ने मुझे क्यों टैग किया था। अब आप इस टेंशन में है कि ये अहमद पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, इसने मुझे क्यों टैग कर दिया और ये क्या मसला है। अच्छा, फिर उस पोस्ट में जाएंगे तो मुस्तनसर ने उसको लाइक किया हुआ होगा। भाई इसका लाइक करना बनता ही नहीं है, इसे तो मैं कल लड़के बैठा हुआ हूँ, ये लाइक करके दुनिया को क्या साबित कर रहा है। अब बैठे हुए हैं, खुद ही मंसूबे बना रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं जब मिलेंगे मैं उसको ये बात बताऊँगा, मैं उसको ऐसे कहूँगा वैसे कहूँगा, किसी और जगह कमेंट में जाके कुछ और कर दिया। फिर याद आया मैं तो सीलो पढ़ रहा था, फिर सीलो पे आए टू ये तो व्हाट्सएप की आवाज़ है, मुझे किसने मैसेज कर दिया। व्हाट्सएप खोलेंगे, अननोन बंदा है, मुझे क्यों मैसेज कर रहा है। चलो देखें कैसा अननोन है। ठीक है, वो जनाब वो SBI का मैसेज आया हुआ होगा कि वो आप, अच्छा वो मैसेज तो हम 2 दिन बाद देखेंगे। वो ऐसे बड़ा कमाल काम हुआ है। सुबह जिस टाइम पे जो है ना हमें नज़र आया अभी इम्पॉसिबल हो गया ना, उस टाइम पे बस यही था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जगह जगह पोस्ट करके भाग जाते हैं। सुबह जो है ना, और सामने कुछ अच्छे बंदे बिठा दिए जो मार खा सके आराम से। तो वो कहने का मतलब है कि व्हाट्सएप भी मतलब उस तरह से देखते, लेकिन सीलो की किताब उठाएंगे तो आपको व्हाट्सएप भी याद आएगा, आपको फेसबुक भी याद आएगा। मुझे इससे ज़्यादा का नहीं पता, लेकिन कुछ इंस्टा वगैरह, कुछ ये जो आपका वो कोई स्नैपचैट, वो जो मैसेज वगैरह का कुछ और भी होता है, तो आपको वो सब याद आएगा। और दोबारा सफ़े पे आएंगे तो आप वहीं पे होंगे। अगर आपने लिखना था ना, तो पता है कि आपके दिमाग ने इंतहाई ईमानदारी से पढ़ना था, आपकी आंखों ने दिमाग को बताना था, दिमाग ने हाथ को बताना था, हाथ ने लिखते लिखते एहतियातन एक दफ़ा दोबारा पढ़ के कंफर्म करना था, फिर लिखना था। ये जो आपने पढ़ा है ना, ये कमाल पढ़ा है, ये नहीं दिमाग से निकलता। लिखने के बाद आपको एहसास होगा ये तो मुझे याद हो गया। नहीं याद हुआ, वीकेंड पे थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा झाड़ पोंछ की, याद हो जाना है। यानी वीकेंड पे आपने क्या करना है, रजिस्टर को आपने अपने नोट्स पे उतार लिया। वीकेंड में मेरी किताब नहीं उठानी है, अपनी हैंड राइटिंग वाला रजिस्टर उठाना है, उसको याद करना है। अपने हैंड रिटन नोट्स की एक अलग पहचान होती है दिमाग में, उसका इमेज ही अलग होता है। आपको बचपन में याद होगा कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया होता था, वो तक पेपर में याद आ रहा होता था। पेज किसी जगह से मुड़ा हुआ होता था, कहीं इंक ज़्यादा गिरी हुई होती थी, वो तक दिमाग में आता है। अपनी हैंड राइटिंग यूनिक चीज़ है ना। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हर तरफ क्या है, प्रिंटेड पेजेस चल रहे हैं। इतने सारे प्रिंटेड पेजेस में एक अपने हाथ का लिखा हुआ पेज की वही अलग होती है पहचान। फेसबुक पे इतनी सारी रिटर्न में पोस्ट आती हैं। मैंने एक दफ़ा तजर्बा किया, अपना नोट निकाला, नोट के ऊपर मैंने ऐसे करके हैंड राइटिंग में गंदा सा कुछ करके लिखा, वहाँ लगाया, इतनी तेज़ रीच थी उसकी, क्योंकि वो थोड़ा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, नॉर्मल से हटके था, तो वो ज़रा ज़्यादा रिकग्नाइज हुआ, ज़्यादा लोगों ने उसे नोटिस किया, उस पोस्ट को ज़्यादा रिएक्ट किया, क्योंकि वो नॉर्मल से हटके था। तो मेरी किताब जैसे तो सैकड़ों सफ़े आप डेली देख रहे हैं, लेकिन अपने हैंड रिटन रजिस्टर को आप एक दफ़ा देख रहे हैं। तो अपने रजिस्टर को जब आप वीकेंड पे याद करेंगे ना, कम टाइम में याद होगा, देर तक याद रहेगा। सीलो के 2 मसले हैं, याद होता नहीं है और हो तो भूल जाता है। तो जल्दी भी याद होगा, पहला मसला रिजॉल्व, देर तक रिटेन रहेगा, दूसरा मसला रिजॉल्व, अगर आपने रजिस्टर बना लिया। तीसरा मसला, आपको पढ़ना आसान है फोकस के साथ। जो मैं तीसरी चीज़ यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, दैट इज़ फोकस।
ये जो 50 मिनट है ना, आपने एक जंग खेलनी है, यू वर्सेस चार्जर। यस, फ़ोन चलते हुए चार्ज करें, हीटअप होता है और देर से चार्ज होता है। तमाम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ये दावा करती हैं कि अगर मोबाइल ऑफ़ करके चार्ज करें तो जल्दी भी चार्ज होता है और हीटअप भी नहीं होता और बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। आपके चार्जर भी बड़े तेज़ होते हैं। आपने, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत तेज़ है ना। अब जंग है आपकी और चार्जर की। सीलो जब आपने लिखना शुरू करना है ना, आपने मोबाइल बंद करना है और लगा देना है इसे चार्जिंग पे। अब देखना ये है कि आपने पहले लिखा या उसने पहले चार्ज किया, और अक्सर आप जीत जाया करेंगे। अब मोबाइल तो चार्जर के पास है, पता अच्छी कंपनियां मोबाइल का चार्जर इतना सा देती हैं, इतनी सी तार। वो इसलिए होता है कि कहीं आप चार्जर लगा के इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें। उनको होता है ये किसी जगह सॉकेट पड़ा हो वहीं लगाए और उसके साथ ही मेज़ पे रख के साइड पे हो जाए बंदा। तो ज़्यादातर अच्छी कंपनियां बहुत ही छोटी सी तार देती हैं चार्जिंग की, ताकि आपको ज़बरदस्ती वो करें। और वो ओरिजिनल तार होती है, दूसरी ले लंबी तार, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो तेज़ चार्ज नहीं करती। तो मोबाइल उठाया, बंद किया, उसे चार्जिंग पे लगा दिया और इधर आके सीलो अपना कंप्लीट कर लिया। सीलो जाके उसे देखा, अगर 100% हुआ हुआ है तो आप हार गए, 100% नहीं हुआ तो आप जीत गए। इससे मिलेगा फोकस। लेकिन अगर मोबाइल ऑन है और खुदा ना खास्ता करीब है तो फिर 50 मिनट नहीं है, 2.5 घंटे में भी ये सफ़ा नहीं लिखा जाएगा, ना पढ़ा जाएगा। अगर ये तजर्बा कामयाब हुआ ना तो दिन में आपने 2-3 दफ़ा ये काम करना है। अगली बार चार्जिंग में मत लगाएं, एवं ही ऑफ करके रख दें। उलझन तो नहीं आएगी मोबाइल ऑफ करने से। मोबाइल अगर ऑफ हुआ हो तो सांस भी आता है, सब कुछ होता है। जिसको सांस नहीं आता ना, वो सीए में गलत आ गया है। वाकई मैंने क्लास में कहा मोबाइल ऑफ करके रख दूं, बच्चों ने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है, मोबाइल ऑफ 50 मिनट। सर 50 मिनट में सोशल मीडिया पे कुछ भी हो जाता है। कोई हमारे खिलाफ पोस्ट कर देगा, हमारे चाहने वालों को हमारे खिलाफ भड़का देगा, फलाना फलाना। तो मैंने कहा अगर कोई ऐसा आपका चाहने वाला है जो 50 मिनट में भड़क जाता है तो फिर बेहतर है कि भड़क जाए। अगर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड आपका दोस्त है कि कोई भी उसे आपके फ़ोन बंद होने के 50 मिनट में बेवकूफ़ बना के आपके खिलाफ वर्गला गया, तो उसने तो कभी ज़िंदगी में आपको नहीं समझना था। जो ज़िंदगी में आप कहीं 2 दिन के लिए गैप दे तो वो तो मार देगा, गोली मार देगा आपको। अगर तो कुछ नहीं होता, 50 मिनट दुनिया से साइड पे होने से कुछ नहीं होता। पीटीसीएल के ज़माने में लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, वो सब कुछ कर रहे होते थे। फोकस बड़ा ज़रूरी है। फिर आप कहेंगे सर आपको नहीं पता, इंपॉर्टेंट होता है, ज़ाहिर है हर बंदे के लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, कॉल्स आनी हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कमरे में जितने भी लोग हैं शायद सबसे ज़्यादा ब्रांडेड आदमी मैं हूँगा, तो शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए कॉल्स इंपॉर्टेंट होंगी। शायद मेरे पास आने वाली हर दूसरी कॉल एडमिशन की कॉल हो। मेरा मोबाइल कहाँ है? रोस्टम पे पड़ा हुआ है, ऐसा साइलेंट है कि वाइब्रेट भी नहीं होगा। कॉल मिलेगी भी ना तो वो वाइब्रेट तक नहीं करेगा। और शायद मैं 7:30 बजे मोबाइल को देखूँगा सुबह के बाद से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए मोबाइल है? मैं दिन में कम से कम 50-55 दफ़ा टैग होता हूँ फेसबुक पे, 100+ मेरे पास ईमेल्स आती हैं, और व्हाट्सएप पे मेरे अनरीड मैसेजेस 5000 से ऊपर हैं। जनरली 5000 से ऊपर है। क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैंने व्हाट्सएप देखना है। मैं हमेशा अपना ईमेल देता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, व्हाट्सएप भी देता हूँ तो टीम नंबर देता हूँ। तो मेरा पर्सनल नंबर अगर कहीं पे होता है, लोग उस पर व्हाट्सएप करते हैं, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन मैं एक बड़ी खुशहाल ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र गुजार रहा हूँ। कोई ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ नहीं हुआ कि जी मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और किस तरह से। ज़िंदगी सॉर्टेड आउट है और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी सॉर्टेड आउट है। सबको पता है कि यार ये जब पढ़ा रहा है ना तो इस वजह से नहीं छेड़ना। लोगों ने मेरे हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि यार ये पागल आदमी फ़ोन शोन यूज़ नहीं करता, इसे पता ही नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ हाँ जी मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करना है। वो तंग आके कहते हैं यार बंदा फजूल है, लेकिन बस फ़ायदा है इससे बात करने में, चलो शाम में बात कर लेंगे। इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएं कि आपको ये ज़रूरत ना हो कि आप सबके लिए अवेलेबल रहें या हर वक्त ही अपनी नोटिफिकेशन पे जा के रिस्पॉन्ड करते रहें। 2 दुनिया में क्यों जी रहे हैं?
फोकस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस वक्त जितने भी कैफ के स्टूडेंट्स हैं वो जहाँ पे आके मार खा रहे हैं वो फोकस है। आपका कोई सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मुश्किलात नहीं है। आई कैप पेपर काफ़ी आसान बनाना शुरू हो गया है। आई कैप के पास रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। आई कैप की किताबें आ गई हैं। आई कैप ने मॉडरेशन में 40 नंबर से ऊपर जाने वाले हर बच्चे को धक्के दे दे के पास करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहते हैं वो स्टफ़ ही नहीं आ रहा जो पास होने की कोशिश करे। और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चे तो सोशल मीडिया पे अपने अपने फेसबुक पे सिर्फ आपने जाके देखना है, फेसबुक में टाइम चेक करने की ऑप्शन होती है कि आपने उसे वो किया तो आपको बताएगा कि आप एक वीक में औसतन कितनी देर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट पता है क्या है कि आपने फेसबुक की ऐप पे कितनी दफ़ा क्लिक किया। मैंने एक दफ़ा क्लास में चलती क्लास में बच्चों से कहा था अपने मोबाइल निकाल के ज़रा ये करें और मुझे बताएं रिजल्ट्स। मैं आपका नाम नहीं बोलूँगा, सारा कुछ रिजल्ट बताएं। 2 बच्चों ने मुझे 100 से ज़्यादा बताया कि उन्होंने फेसबुक पे क्लिक किया था। आपको सुन के हैरत हो रही है, आप लोगों का मरे से मरा 50-55 होना है। गैर महसूस तरीके से मोबाइल पकड़ते साथ ही क्लिक होता है, व्हाट्सएप पे बिला वजह क्लिक होता है। भाई नोटिफिकेशन अगर ऊपर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो नहीं होगी अंदर, फिर भी खोल के देखते हैं कि शायद आई हुई हो या कोई पोस्ट नाम से मिस हो गई हो। तो सिर्फ अपना ना वो फेसबुक पे फेसबुक टाइम को देखने का तरीका होता है, आप जाके देखें तो जेन्युइनली आपको खुद से हैरानगी होगी कि इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब 6 घंटे फेसबुक का यूज़ टाइम नज़र आ रहा होगा और दिन में 100 दफ़ा या 80 दफ़ा उस पर क्लिक नज़र आ रहा होगा, फिर आपको एहसास होगा कि ये आपका टाइम खा कैसे रहा है। तो ये 50 मिनट जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये 50 मिनट दुनिया के स्लो तरीन 50 मिनट है। और मैं ये नहीं कह रहा आपने 50 मिनट पूरे करने हैं, लेस देन इक्वल टू 50 मिनट। आप जल्दी से लिखने वाला काम करें और चले जाएं मोबाइल के पास। मुझे आपने सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये 50-50 मिनट वाली गारंटी देनी है। थर्सडे पे जो आप पढ़ेंगे वो कहानी तो अगले मंडे को काम आएगी। तो हर अगले दिन, मैं वेडनेसडे से अगले दिन आपके सामने हूँ लेकिन थर्सडे से अगले दिन आपके सामने नहीं हूँ। तो वेडनेसडे को जो मैंने पढ़ाया वो अगले दिन पढ़ के आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन मैं उसका रिकैप दे रहा हूँ और आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ और आप लोग मेरे से सवाल पूछ रहे होंगे। तो मैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इस अलर्ट 50 मिनट का जिक्र कर रहा हूँ। अगर कैफ के एक सब्जेक्ट को हम 50 मिनट थ्राइस अ वीक भी नहीं दे सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कैफ 7 पास होने से आधा पेपर पास होता होगा और MFA पास होने से पूरा पेपर पास होता होगा। जब ICAP देखता होगा डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया, वो कहता है जिसके 2 पेपर रह जाएंगे उसको हम वो दे देंगे ग्रेस अटेम्प्ट्स। तो अगर जिसने कमती लॉ पास कर लिया होगा और MFA रह गया होगा, वो कहेंगे नहीं तुमने आसान पेपर पास कर लिया तो तुम्हें ग्रेस अटेम्प्ट नहीं मिलेगी। सी लॉ अदद है, गिनती में काउंट हो रहा है, 8 में से 1 है, तो ये कभी भी पास होगा, ये हमेशा आपको एज देगा। तो वाई नॉट, जब एक आसान पेपर है तो उसे तो फॉर श्योर पास किया जाए, तो इसको फॉर श्योर पास करें। आप CMA को अच्छी तैयारी करके गारंटी नहीं दे सकते। FR1 की बहुत अच्छी तैयारी करके आपको कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सही आएगा। सी लॉ अगर अच्छी तैयारी कर ली है ना, गारंटी है कि पेपर आपको समझ आएगा और आप कर भी लेंगे। ये गारंटी हर पेपर में नहीं है, ऑडिट में नहीं है। ये बी लॉ और सी लॉ को ये बस वो हासिल है, ये इख्तियार हासिल है कि ये 2 अगर अच्छे तैयार किए हुए हों तो आप पेपर में जाके ये नहीं कह सकते कि पेपर मुझे आता ही नहीं था या मेरे से मैनेज ही नहीं हुआ। ना टाइम मैनेजमेंट की आप शिकायत करेंगे, ना आप ये कहेंगे कि 70 नंबर क्या किया 30 नंबर छूट गया। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में 2 ऐसे सवाल अजीब से होंगे जो कि 15-16 नंबर के होंगे। तो जब एक पेपर हौसला दे रहा है तो ज़रूर उसको पास करें। डन? बात समझ आ रही है? फोकस वाली बात समझ आई? फोकस ज़रूरी है। मैं पूरे लेक्चर्स में, क्योंकि सी लॉ तो छोटा सा ही है, अब मैंने 1.25 घंटा भी तो खींचना है, तो मैं अक्सर बार बार आप लोगों को ये बताता रहूँगा कि सोशल मीडिया का थोड़ा सा ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर दें। कोई कामयाबी नहीं है सोशल मीडिया से। आप जितने भी फेसबुक के CA के ग्रुप्स में जाते हैं, हमारे कॉलेज की कितनी मार्केटिंग नज़र आई है। नेगेटिव तो ज़रूर नज़र आएगी, पॉजिटिव हमारी अप्रूव ही नहीं होती। कोई भी बच्चा हमारे बारे में कोई अच्छी बात करता है, अप्रूव नहीं होती। नेगेटिव बात मतलब आप एक दफ़ा अच्छी बात करें अप्रूव नहीं होगी, अगली दफ़ा बुरी बात करें फ़ौरन से अप्रूव हो जाएगी। किसी फेसबुक के ग्रुप को पैसे नहीं देते, कहीं कोई लंबी चौड़ी व्हाट्सएप की उस तरह की कंपेनें नहीं है, कोई एम्बेसडर सिस्टम नहीं है, कोई सोशल मीडिया के एजेंट्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 3 जो सीनियर टीचर्स हैं हमारे, उसमें से एक का तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है, एक यूज़ नहीं करता,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं हूँ जो जा के अगर कोई टैग पे मैं टाइम मिल गया तो मैं जाके कुछ ना कुछ लिख के वापस आ जाता हूँ। मैं तो पोस्ट ही नहीं पढ़ पाता, मैं जाके पहले नोटिफिकेशन में टैग देखता हूँ, जहाँ टैग हुआ है बस वहाँ जाके वो करता हूँ, टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा और देखता हूँ, वरना भागने की करता हूँ। तो अगर हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमारे तो यहाँ पे फाके हो रहे होते हैं, यहाँ पे तो लोग ही ना पहुँचते। अल्लाह का शुक्र हर सेशन हज़ारों लोग आते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारी फेक दुनिया है। जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक फ़ेक अकाउंट होता है, जिस अकाउंट से आप चैट कर रहे होते हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा फेक अकाउंट होता है जो आपने शुगर मुगल के लिए बनाया हुआ होता है। तो जब आप खुद एक फ़ेक तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पे, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सही इंसान है। तो चंद लोगों ने अपना कचरा फेंकने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ जाते हैं कचरा फेंकते हैं वापस आ जाते हैं। असल ज़िंदगी यही है, असल ज़िंदगी वो है जिसमें आपने पेपर पास करना है। व्हाट्सएप पे जाके पेपर पास नहीं होगा, फेसबुक पे पेपर पास नहीं होगा। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको 15 तरह के टीचर्स के नोट्स मिल जाएंगे जो आप संभाल के एक फ़ोल्डर में डाल देंगे कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करूँगा। वो फ़ोल्डर भी आपको भूल जाएगा कि आपके कंप्यूटर के कौन से फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ोल्डर है। और हकीकी दुनिया है कि आप सामने बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें नहीं भी अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मतलब सेशन के बिल्कुल एंड पे कॉलेज वालों को ख्याल आया, उन्होंने कहा भाई हम सिरे से कुछ मार्केटिंग नहीं करते, थोड़ी सी बात कर लें। तो उन्होंने फ्लैक्स लगाया, फ्लैक्स देख के मुझे याद आया, मैंने कहा हो अच्छा ये भी हुआ था। सी लॉ का रिसेंट अटेम्प्ट में मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था और अक्सर लोगों को ये बात भी नहीं पता। ये कॉलेज को अचानक से आखिरी दिनों में याद आया है कि यार पता हम कम से कम लिख के लगा देते हैं। तो कोई आखिरी 2 हफ्ते जब वो क्लासेस भी ख़त्म हो गई थी, रिवीजन क्लासेस भी सारी ख़त्म हो गई थी, तो तब जाके कॉलेज को याद आया। उन्होंने कहा चलो ये भी एक रहता है, चलो इसको भी लिख के लगा दें। यानी हमने उसको भी कोई लिख के नहीं लगाया कहीं पे भी। अभी भी सेशन के स्टार्ट में कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की। सी लॉ का ये ऑफ सीज़न है, मतलब ये इस टाइम पे अकाउंटिंग्स के चलने का टाइम है। 400 से ज़्यादा एडमिशन है प्री में, पोस्ट प्लान होकर बैठा हुआ है, फास्ट ट्रैक है। और प्री अभी ब्रेकें लगवाई हैं। वही बात है कि ये तो अभी 7 वाला हॉल में मिला होता तो इन्होंने ब्रेकें कहाँ लगानी थी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अभी हमारे पास जो कमरा है उससे ज़्यादा हमने नहीं खेलना। तो सी लॉ दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेसबुक यूज़ ना करें। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप से सक्सेस आती है तो वो गलत बात है। जितने भी आप हमारी फील्ड में, चलो टीचर्स भी उठा के देख लें, ज़्यादातर फेसबुक यूज़ नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत लिमिटेड सा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है उनके पास। वो टाइम अपना नोट्स बनाने पे लगाएंगे या फेसबुक पे जाने पे लगाएंगे? वो स्टूडेंट्स की मेल को जवाब देंगे, उनके व्हाट्सएप पे क्यूरीज को देखेंगे, या बैठ के सोचते रहेंगे कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है? और सब कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग फेसबुक पे 12-12 घंटे लगा रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कामयाबी का ताल्लुक किस वर्ड से है? फोकस। कभी भी आपको कामयाबी की 2 रेसिपियाँ चाहिए ना, अदर देन सी लॉ। मैं सी लॉ में वो लफ्ज़ लिख नहीं सकता, लेकिन अदर देन दैट हार्ड वर्क। बस इन 2 चीज़ों के अलावा कामयाबी आप जो कर सकते हैं वो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह की तरफ से जो होना है उसको तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कब आपका हाथ पकड़ा जाए, और हो सकता है कभी भी हाथ ना पकड़ा जाए। जो 2 काम आप कर सकते हैं, फोकस या हार्ड वर्क। दुनिया के 100 सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ पढ़ें, हार्ड वर्क सब ने लिखा होगा, आधों ने फोकस भी लिखा होगा। ये 2 काम आप कर लें, सी लॉ भूल जाएं, पूरी ज़िंदगी बस ये 2 काम कर लें। आपको कुछ नहीं करना, दुनिया भाग के आपके पास आएगी। आप लगे रहें, आप अपने तौर पे काम करते रहें। आपको आईटी यूज़ नहीं करना आती, आपको 4 बंदे आके बताएंगे कि आईटी ऐसे है, वो खुद ही आईटी मैनेज करके खुद ही चला लेंगे। आप अपना काम सही करते रहें, रादर देन कि आप अपने आप को ड्रैग करते रहें 15 जगह पे। तो फोकस के साथ हार्डवर्क किलिंग कम्बिनेशन है। सी लॉ में मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हार्डवर्क यहाँ चाहिए ही नहीं, इतना सा सिलेबस है, अब इसमें मैं क्या कहूँ कि हार्डवर्क करें। लेकिन लाइफ में ये 2 काम कर लें, हमेशा कभी किसी को गिला ही नहीं करेंगे। सी लॉ में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है तो मैं ऐसी बातें ज़्यादा करता हूँ। ओरिएंटेशन है ना, इस वक्त आप लोग पढ़ने के मूड से तो नहीं बैठे हुए, कोई समझने के मूड से बैठे हुए हैं। कभी भी लाइफ में कोई आपको डिग्रेड करे, बेइज्जत करे, आपको हकीर जाने, आपके बारे में बुरी बात करे, आपके खिलाफ साजिश करे, परफॉर्मेंस बेस्ट रिवेंज है। इतना परफॉर्म करें कि अगला बंदा शर्मिंदा ही हो जाए। एक दिन वही बंदा जो आपको बुरा भला कह रहा है, आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, आपके पास उधार मांगने आया हुआ होगा। मैंने लाइफ में विटनेस किया है। हर वो बंदा जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खामोशी से काम करता रहूँ, वो सारे लोग जो है वो आज कहीं ना कहीं मशकूर ही है।
और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेहनत करने का अल्लाह ने खुद कह दिया है कि वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है मेहनत करने वाला। तो जब मालिक ने किसी को अपना दोस्त कह दिया है तो वो छोड़ेगा अपने दोस्त को? मेहनत सारे मसले हल। फेसबुक पे किसी ने बहुत ही गलत कंपेन शुरू कर दी, जो मर्जी। अभी 2-3 दिन पहले अचानक से 2-3 बड़ी अजीब अजीब सी कंपेनें शुरू हो गई। मैंने कहा भाई हम काम कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ़ है, हम बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपेनें खुद ही ठंडी हो ला के वो हो गई ना, हमने जाके को वहाँ पे वो कोई उनके खिलाफ कुछ स्ट्राइकें की ना कुछ और। हम अपनी दुनिया में अपना काम अपने तरीके से करते रहे। अल्लाह का शुक्र है आज हम अपनी क्लासेस, मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था मैं कि 8 दिन पहले 7 दिन पहले यहाँ लॉन था और हम यहाँ पे एक क्लास कर रहे होंगे फॉल सीलिंग लगा के नियर टू सफ़ेद दीवार के साथ। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन से आपका थोड़ा सा भी ताल्लुक हो तो मतलब इतनी जल्दी तो सीमेंट नहीं ठहरते जितनी देर में हमने उसके ऊपर पेंट करके छतें डाल के पता नहीं क्या क्या कर दिया है। पता लगे लोग डर जाएं कि छत गिर ना जाए। ठीक है, तो ये जो क्विक टिप्स है ना वो ये हैं। आखिरी स्लाइड आपको पता है बड़ी मज़े की होती है, जिसमें शुक्रिया लिखा हुआ होता है। आपने बड़ी पेशेंस से मुझे सुना और एक बात आपको समझ आएगी कि 1.25 घंटा अगर वाकई मैंने पढ़ा दिया तो कबाड़ा हो जाएगा। मैं अभी 7-8 मिनट लेट पहुंचा था क्लास में, तो 1.25 घंटा कितना टाइम होता है? हम पहले 15 मिनट तक पिछले दिन के सारे मसलों मसाइल डिस्कस करेंगे। जो टाइम लगेगा 20 मिनट 25 मिनट, फिर मैं उस जगह पे जाके आधे घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, बातें, क्रॉस क्वेश्चनिंग समेत करा दिया करूँगा। एंड पे इंशाल्लाह ताला आके आपको यहाँ पे पढ़वा दिया करूँगा। अगर क्लास ख़त्म होने में अभी भी टाइम रहता होगा तो मैं अजियत नहीं दूंगा। अगर मेरा मकसद पूरा हो गया मैं आपसे कहूँगा ठीक है भाई मैंने इतना बताना था, सवाल हैं तो रुक जाएँ, सवाल नहीं है तो आप लोग छुट्टी कर लें। तो कोई सवाल मैं कहती तमीज़ के बाद तो सवाल होना ही नहीं। कोई सवाल हमारी कवरेज से रिलेटेड, 4 दिन हमारी क्लास है तो सिलेबस तो हमारा फरवरी में जाके ख़त्म होगा। 4 दिन क्लास है ना, सिलेबस हमारा 24 दिसंबर को ख़त्म होगा पहली दफ़ा। फिर बुक कब तक मिलेगी? बुक चूँकि आईकेप ने अभी पिछले वीक कंफर्म किया है कि ये सिलेबस है। आईकेप ने तो बहुत लेट नोटिफिकेशन दिया तो हमने उसी वक्त से किताबों को प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है। प्रिंटिंग के अंदर वो 8-10 दिन ले लेती हैं, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे होंगे पहले दिन आप लोगों के पास हैंडआउट्स होंगे। तो जैसी किताब आएगी किताब भी आपको मिल जाएगी, लेकिन किताब आने से पहले ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप कहें हम घर जा रहे हैं और हमारे पास कुछ पढ़ने को नहीं है। तो आप सबके पास हैंडआउट्स होंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूं, आपके पास सॉफ्ट में हैंडआउट साथ साथ पहुंचते रहेंगे और फिर बाद में किताब भी आप लोगों के घर डिलीवर हो जाएगी। दूसरा, फिजिकल वाले सामने सवाल पूछें, बाद में सवाल पूछें, अगले दिन सवाल पूछें। ऑनलाइन वाले अगर जाहिर है उसको रियल टाइम में सवाल नहीं भी पूछ सकते तो आप लोगों के लिए एक दिन मुख्तस है, गालबन बुध का दिन है, बुध या जुमेरात में से एक है, मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर दूंगा। 6:45 शाम लाइव सेशन होगा। जितने आपके सवाल हैं मैं लाइव कैमरा और माइक ओपन करके बैठ जाऊंगा। जो सवाल हैं पूरे वीक के आप वो पूछ रहे होंगे, मैं उस सवाल को जवाब दे रहा हूँ, ताकि वो ऑनलाइन वालों को ऐसा ना हो। क्योंकि ऑनलाइन वालों को लगता है बस कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हुई भी नहीं है, कोई हमें बेच के भाग गया है। अब वो बेचारे वो वीडियो में सर टक्कर मारते रहते हैं, उन्हें होता ही नहीं कि ये इस बंदे को कैसे पूछें इस तरह से। तो मेरा ईमेल भी आपके पास मौजूद है। ईमेल पे तमाम पर्सनल सवाल जो है वो मैं आंसर कर रहा होता हूँ, और जितना मर्जी लोड भी हो, 1-2 दिन लेट हो सकता है ज़्यादा रश में, अदरवाइज जो सवाल है उनको आंसर कर रहा होता हूँ। जो काउंसलिंग के ईमेल्स हैं कि मुझे डिटेल डिस्कशन चाहिए, मैं कितने पेपर उठाऊँ, इस तरह की चीज़ को मैं 3-4 दिन ज़रा डिले करता हूँ कि मैं डिटेल से जवाब दूँ। लेकिन जिसने 2 लाइन का सवाल पूछा, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये टॉपिक में ये क्या है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डेली बेसिस पे ऐसी तमाम मेल्स को रिप्लाई कर दूँ। तो ऑनलाइन वाले मुझे मेल्स पे भी सवाल पूछ सकते हैं, और वो जो एक वीक में एक दिन डेडिकेटेड है उस वीक के टारगेट के लिए, उसमें भी आके सवाल पूछ सकते हैं। फिजिकल वाले डेली मुझे देख रहे हैं, डेली मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप फिजिकल वालों में से जो कम्बो वाले हैं, वो अगर किसी दिन लेक्चर मिस भी हो जाए तो लेक्चर अपलोड होगा। हमारी कोशिश ये है कि लेक्चर सेम डे शाम तक अपलोड हो जाए। अब उसमें जल्दी अपलोड करने के चक्कर में क्वालिटी कई दफ़ा हमारी उतनी अच्छी नहीं होती, और अगेन वही बात है कि हम थोड़ा ज़्यादा फोकस लेक्चर के अंदर वाली चीज़ पे करते हैं। क्वालिटी इंप्रूव करने का तरीका ये है कि हम यहाँ स्टूडियो बना दें, 3-4 लाइटें लगा दें, यहाँ से 2-3 लेंस गायब कर दें, यहाँ पे कुछ अच्छे से वो लाइटिंग के सेटअप्स कर दें, तो क्लास में 15 बच्चों को हम पढ़ा लें, लेकिन वीडियो पे जो क्लास तक नज़र आएगी वो बड़ी खूबसूरत होगी। तो वो वाला काम जो है ना हमें शायद उतना नहीं आता। हमें ज़्यादा काम ये आता है कि हम जो पढ़ाएं वो अच्छा हो, लेकिन इतनी ख़राब क्वालिटी ना हो। लास्ट टाइम कुछ बोर्ड के कंटेंट्स वगैरह की भी विजिबिलिटी का मसला था, तो मैं पहले ही वीक थ्रू आउट अपनी टीम के साथ रहूँगा और कोशिश ये करूँगा कि जो वीडियो का क्वालिटी है वो अच्छी हो। बहुत खूबसूरत नहीं, हम इसीलिए फ़ीस भी जो है ना वो लोग 20-22 हज़ार रुपये लेते हैं ऑनलाइन का, हम 15 हज़ार लेके उसमें भी किताबें देते हैं, और 15 हज़ार भी इस कैंपस में तो
10,500 है कैंपस इनॉग्रेशन के साथ। हाँ, और ख़वातीन के लिए तो शायद 10 था। ख़वातीन ने डबल बेनिफिट लिया। पहले हम इनका कैंपस नहीं कर पा रहे थे तो हमने इनसे कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं ना हो आपसे, आपको हम कह देते हैं आप 10,000 में ऑनलाइन ले लें। फिर हमने कैंपस कर लिया, कैंपस में डिस्काउंट दिया। वो कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट इतना नहीं बनता था और दूसरा वाला ज़्यादा था, तो ख़वातीन ने कहा जी हमें आपने 10,000 वाली ऑफ़र दे दी थी, अब दूसरी ऑफ़र हम रिजेक्ट करते हैं। तो कैंपस भी पकड़ लिया, पिछली वाली ऑफ़र भी ले ली। तो ठीक है, तो वो असल में गर्ल्स क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, हम 1.5 महीने तक इधर फिरते रहे हैं, बड़ी कोशिश की है, मतलब तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक करते रहे, लेकिन यहाँ आसपास नहीं मिल रहा था। अब ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल्स के आसपास और ऐसी जगह के मेन सड़क से भी करीब हो, बस बिल्डिंग कुछ 60 साल पुरानी थी, तो वो जो है ना नहीं 60 तो नहीं, मतलब 50 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो और उसमें हाँ, उसमें ज़रा हालात भी ज़रा थोड़े ख़राब थे, तो उसकी थोड़ा सा बेहतर किया। कैपेसिटी नहीं थी तो कैपेसिटी बिल्ड करना शुरू कर दी। इस कमरे से आगे जो हॉल है ना, वो इससे 3 टाइम्स है। जो बन रहा है वो तकरीबन 250 बच्चों का हॉल है। तो हमने कहा एक दफ़ा हमारे पास इतना कमरा हो कि तसल्ली से पढ़ाएं। लास्ट टाइम टैक्स में ना वो अली इमरान साहब का भी पोस्टल का बैच था, उसमें भी क्लैश आ गया था हमें सीट्स का, तो इतनी जगह कर ली है कि हम रच के पढ़ा सकें। लेकिन वो कमरा देर से तैयार हो रहा था, तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दी। और फ़ारूक साहब इस चक्कर में कि बस 2 दिन में उस कमरे में कच्ची सीमेंट के साथ बस क्लास शुरू हो जाए। फ़ारूक साहब इस टाइम पे ना कैंपस को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। भाई का एक सवाल है, टेस्ट का डे कौन सा होगा? चूँकि अभी पहला वीक हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, मतलब ये समझें कि ये वीक बेचारा 2 दिन के ऊपर आ गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर क्लैश ना हो MFA वगैरह का, मतलब उधर से MFA फाइनेंस उनका ख़त्म हो, तो मैं सीलो की क्लास 1 आध दिन एक्सटेंड करूँ। सैटरडे दिन है और अगर किसी का क्लैश हो तो फिर उसको मंडे को क्लास से हट के टाइम पे कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो लेक्चर वाले डेज़ हैं वो ना इस्तेमाल हो, क्योंकि 4 डेज़ हमारे हैं तो फिर वो 4 डेज़ से कम ना हो। और अगर हमारा एक बड़ा चैप्टर ख़त्म होता है और मार्जिन है, मैंने एक वीक का एक टारगेट रखा होगा कि टारगेट पूरा हो गया तो हम उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म करना है हमने दिसंबर के एंड तक, क्रिसमस से पहले पहले, ठीक है। 25 दिसंबर में वो फील नहीं ना आती। और फिर उसके बाद एक फास्ट ट्रैक में उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे और 1.5 महीने में फिर से ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तब तक आपको पीछे वाली बातें भूल गई होंगी, फिर रिज़ल्ट आने के बाद आपकी मेमोरी रीसेट हो जाती है, उससे पहले जो पढ़ा होता है वो सब गायब हो जाता है। तो इसलिए सीलो को हम 2 दफ़ा कवर करेंगे। अब जब मौका मिला है, जब सिलेबस छोटा है, तो रादर देन कि मैं 2.5-3 महीने में पढ़ा के आपको साइड पे भेज दूं, मैं एक दफ़ा पढ़ाऊँ और फिर एक दफ़ा तेज़ वाला पढ़ाऊँ, 1.5-पौने 2 घंटे टाइप की क्लास, 6 डेज़ अ वीक टाइप की, ताकि वो आखिरी दिनों में ना ये सब कुछ करके भी हम फरवरी की 3 तारीख को फारिग, पेपर मार्च मतलब 1 महीना पहले, ICAP से 1 महीना पहले इंशाल्लाह। ख्वाहिश ये है कि 2 दफ़ा ख़त्म हो। अगर आप घबरा जाएं, आप 1 दफ़ा ख़त्म करके आप भाग जाएं, आप कहें सर मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं ऑनलाइन आपका लेक्चर देख लूँ, लेकिन जो आ रहे हैं वो आते रहें। और कोई सवाल? ऑल क्लियर जी? जी बिल्कुल। इन्होंने कहा अगर एक बंदा दूर से आता है और अगर आपने मंडे को क्लास रख ली है और टेस्ट रख लिया और उस दिन क्लास नहीं है, तो दूर से आने वाले बंदे का तो दिन ज़ाया, ग़ालिबन ऐसी बात है। यानी कि आपने टेस्ट को कचरे में फेंक दिया। आपको लगता है कि टेस्ट एक गलत एक्टिविटी है, उसके लिए ट्रैवल करना। भाई टेस्ट जितना क्लास ज़रूरी है उतना ही टेस्ट ज़रूरी है। मेरा दिल करे मैं हफ्ते में 3 दफ़ा टेस्ट लूँ, लेकिन एक दफ़ा में आप लोग पूरे नहीं आते तो मैं 3 दफ़ा बेस्ट क्यों हूँ कि हर दफ़ा पता लगे जी टामा टामा से बच्चे बैठे हुए हैं। तो टेस्ट उतनी ही ज़रूरी एक्टिविटी है। अगर आपको टेस्ट के लिए उतना ही ट्रैवल करना पड़ता है और उतनी ही मुशक्क़त उठानी पड़ती है तो वो अच्छी बात है। हम ये कम्बो वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी दे देंगे कि वो घर बैठ के भी टेस्ट कर सकें, लेकिन आप आके टेस्ट दें, वो सबसे प्यारी बात है जी। डन? ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। कल से पढ़ाई को बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीक के आगे के दिनों के बारे में कल आपको कंफर्म बता दूंगा, ज़रा वो डिस्कशन करके आज की।